11th में देयर वाज अ टाइम जब मैं महीने का 1 लाख बना रहा था। पर्सनल लेवल पे आप क्या हो, थोड़ा सा ये आपको बताएंगे अपनी- क्या करेंगे? म्यूचुअल फंड करना चाहिए कि स्टॉक्स में भी अपने को करना चाहिए, या किसी सेक्टर्स में करना चाहिए? अगर सेक्टर चल रहा है तो इट्स अ गुड थिंग टू डू इट, और ओनली यू शुड फोकस ऑन म्यूचुअल फंड? और मैं बताता हूँ स्टॉक मार्केट बाहर से जितना आसान लगता है, जब आप उसमें आओगे तो आपको पता चलेगा क्या चीज़ है। स्टॉक मार्केट में वो इंसान ज़्यादा पैसे कमा लेगा जो महीने का 1-2 लाख रुपए कमा रहा है और 1 लाख रुपए की SIP कर रहा है। जो अभी एल्गोज एआई हमारे रिटेल्स के लिए हैं, वो रिकमेंड आप करते हैं कि करना चाहिए? दैट इज़ अ गुड थिंग फॉर एनी ट्रेडर टू गो रिटेल इन्वेस्टर्स के पास जाना चाहिए, करना चाहिए उनको? अलावा जो इंसान सबसे ज़्यादा कमाएगा, जब एक मैं कमा रहा हूँ तो आप पैसा लूज़ कर रहे हो या कोई ना कोई लूज़ कर रहा होगा। तो जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, जब ये लोग ट्रेडिंग करते हैं तो ये लोग तभी प्रॉफिटेबल होंगे जब आप लोग लूज़ करोगे। तो अगर कोई स्ट्रैटेजी आप तक पहुँच रही है जो आप बना रहे हो, ट्रस्ट मी, ने एल्गो के अंदर डाली है, बहुत मुश्किल है वो आपको पैसे बना के दे, बिकॉज आपकी स्ट्रैटेजी को काउंटर करने के लिए उनके पास स्ट्रैटेजी है। अब जैसे कोई यंग है जिनके पास कैपिटल नहीं है, जिस एग्जांपल आप आज जैसे आप बात करते हैं कि जो यंग ट्रेडर हैं जिनका पैसे अभी नहीं है, स्टूडेंट हैं, वो कैसे करें? वो उनको क्या ये ऑप्शन ट्रेडिंग कर जाना चाहिए था? आप अगर स्टार्ट करो 20 पे, 50 पे पहुंचते हो, आप 50 साल पे कंपनी तभी रखेगी जब आप खुद को अपडेटेड रख पाओगे। तो वेलकम गाइस, वेलकम टू आवर चैनल, एंड वी आर बैक विथ अ न्यू गेस्ट, एंड ही इज़ नन अदर देन अ ग्रेट इन्वेस्टर, अ ग्रेट ट्रेडर। एंड उनको बहुत ही यंग एज में उन्होंने इतना अच्छा अपना कंटेंट कर किया है, अपना सोशल मीडिया में प्रेजेंस बनाया है। प्लस एक और बहुत अच्छी चीज़ उनकी ये है कि वो ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ, और बहुत ही अच्छे तरीके से वो समझाते हैं पब्लिक को, और बहुत अच्छे से एक इन्फ्लुएंसिंग कर रहे हैं। तो मैं हूँ आपका दोस्त पंकज इमथानी, दोस्त एंड होस्ट। सो सी ए पंकज इमथानी, एंड वेलकम टू रुचित सिंह। हाय, वेलकम टू शो। तो वेलकम टू द शो रुचित भाई, बहुत थैंक यू सो मच आप आए और आपने एक्सेप्ट किया हमारा इनविटेशन आने का। थैंक यू सो मच पंकज जी, बहुत अच्छी बातें करने वाले हैं। चलिए बताइए क्या बहुत बात मज़ा है? करेंगे आज, बिल्कुल, बहुत फुल अच्छा मजा करेंगे करेंगे। और उसको करेंगे। तो सो बेसिकली रोचित भाई, आपको सोशल मीडिया में हर कोई जानता है, आपके बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हैं, फॉलोअर भी बहुत अच्छे खासे हैं, और आप, अगर मैं बात करूं आपकी, आपने बहुत अच्छा ग्रो किया है ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग में, सोशल मीडिया में कंटेंट क्रिएटेड। तो मैं अगर बात करूं कि रोचित भाई एज अ, अगर प्रोफेशनली देखा जाए तो ट्रेडर है, इन्वेस्टर है, कंटेंट क्रिएटर है, लेकिन पर्सनल लाइफ में रोचित भाई क्या है? क्योंकि आप बहुत यंग हैं, आई गेस यू आर 21, राइट? और सब 21 वालों के जनरली कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं, और उनके लिए एस्पिरेशन है, हर किसी के लिए एस्पिरेशन है कि हम कुछ ऐसा कुछ करें, मेक फील प्राउड, फैमिली को प्राउड करें, पेरेंट्स को प्राउड करें। तो आपको ऐसा कभी, ऐसा आपको फैमिली वालों से प्राउड है, फील है, कैसा है, क्या लग रहा है आपको? और पर्सनल लेवल पे आप क्या हो, थोड़ा सा ये मैं बताएंगे? आपको अपनी ब्रीफ बहुत छोटे लेवल पे बताता हूँ, बहुत सिंपल वर्ड्स में। मैं क्लास 9th में था, प्री जियो की बात है, तो मैं एक बहुत छोटे से टाउन से आता हूँ। तो वहाँ पे मैक्सिमम एस्पिरेशन अगर है जो आप अचीव कर सकते हो, दैट इज IAS। कि आपको ये करना है, बिकॉज यूपी में और बिहार में सरकारी नौकरी सरकारी में नौकरी की बहुत बड़ा। बहुत कल्चर है, मतलब हर जगह ये बात होती है। बिल्कुल। IAS नो असिस्टेंट मेरी एक जॉब लगी, मैंने पड़ोस में बताया, एंड आंटी का एक बस एक क्वेश्चन था, सरकारी या प्राइवेट? आई सेड प्राइवेट। वो ऐसा लगा कि मतलब ये क्या कोई है जिंदगी में? कोई वैल्यू नहीं है वैल्यू इसकी। नहीं तो है, हाँ। तो बट उसके बाद 2017 के अंदर जियो आया। हम्म, अभी आपका इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप कितना ग्रो कर सकते हो। तो आपका जो फिजिकल इन्वायरमेंट है, यू कैन नॉट चेंज योर नेबर्स, पेरेंट्स या फिर दोस्तों को, वो नहीं चेंज कर सकते। बट अगर आप सोशल मीडिया पे कैन चेंज, है ना? मैं स्टीव जॉब्स को सुन सकता हूँ, मैं मार्क जुकरबर्ग को सुन सकता हूँ, मैं हम्म, जो टॉप एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको सुन सकता हूँ। तो जब वो मेरा एक उनसे बातचीत तो नहीं बोल सकते, बट एक इंटरेक्शन जो उन्होंने बोला वो मैं सुन रहा हूँ, तो मेरा एक कह सकते हैं ना दिमाग खुला, हो जो बबल था वो बस्ट हुआ कि देयर आर मेनी थिंग्स टू डू इन लाइफ। सबसे रियलिस्टिक क्या हो सकता था? यूट्यूब पे वीडियो बनाना। क्योंकि मैंने यूट्यूब देखना शुरू करा, मुझे पता चला यूट्यूब पे वीडियो बनाने के पैसे मिलते हैं। आई वाज वेरी शॉक्ड। मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाना शुरू कर दिया। अब अच्छी बात पंकज जी क्या होती है, जब आपको एक बड़ी एज पे चीज़ें पता होती है तो आप उतना एक्साइटेड नहीं होते हो। करेक्ट। मैं क्लास 9th में था, मुझे पता चली, आई वाज वेरी एक्साइटेड। मैं पूरे दिन उसके बारे में सोच रहा हूँ कि वीडियो बनानी है, क्या बनाना है, क्या टॉपिक होगा। तो मैं दिन की एक वीडियो डालता था। अब आप वीडियो भी वो बनाओगे, जैसे आप CEO हो तो यू कैन मेक अबाउट इनकम करेक्ट। टैक्स कैसे फाइल करेक्ट। करेंगे ना। करेक्ट। क्लास 9 का बच्चा क्या बना है, उसे तो कुछ नहीं आता है। हाँ। तो मैं जो भी लाइफ में सीखता था कि भाई क्लास में बोला है कि 10 टॉपिक्स ढूंढने इंग्लिश में स्पीच के लिए, तो वो ढूंढे और उस पर वीडियो बना दी। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी स्कूल में सीख के आए, उस पर वीडियो बना दी। हम्म, हम वीडियो देखते थे क्लास 10th में कैसे टॉप करें, तो क्लास 9th में मैंने वीडियो बनाई है क्लास 10th में कैसे टॉप करें। अच्छा, ओके।
तो मतलब वो हँसने वाली बात है, एक बार हमारी कोचिंग में भी वो वीडियो चल गई, तो बहुत मज़ाक उड़ाया गया कि अरे देखो सब्सक्राइब करो, बिकॉज़ उस जब आप शुरू करते हो तब वो कुछ आपको नहीं पता ही होता। नहीं, हाँ, 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 हाँ। कोई किसी को समझ भी नहीं आता है और और कोई उसका सीरियस। बेस्ट पार्ट है ये चीज़। हाँ, देखिए, जब आपके पास कुछ लूज़ करने को नहीं है, तो आपको जीतने की सा जीतना ही है। हाँ, मतलब इसलिए मार्केट में भी यही गेम होता है कि जब आपका रिस्क एक्सेप्टेड है, रिस्क जो बोलते हैं बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल लेवल पे, वो इसलिए कहते हैं कि जब आपको कुछ है ही नहीं खोने को, तो आप यू कैन ग्रो ओनली। एग्ज़ैक्टली। तो जो पहली स्किल मैंने अपनी लाइफ़ में सीखी दैट वाज़ कंटेंट क्रिएशन। 9th क्लास में मैंने वहीं से सीखना स्टार्ट करा। पैसे भी आए यूट्यूब से, आना स्टार्ट हो गए। 1 साल बाद आए, बट 1 साल बाद आना स्टार्ट हो तो गए। पहला क्या रहा? पहला क्या? पहला पेचेक वाज़ ₹20,000 अरे वाह! ग्रेट यार। एंड 11th में देयर वाज़ अ टाइम जब मैं महीने का 1 लाख बना रहा था। अरे बेहतरीन। है ना? तो वो काफ़ी अच्छी इनकम वहाँ से आने लगी एंड फिर मैंने सोचा क्या करना है पैसे को, बिकॉज़ अब घर वालों के साथ रहते हो, एक छो तो कुछ पे नहीं करना है। आप ऐसे कस्बे में रहते हो जहाँ पे अगर आप ₹100 लेके निकलोगे तो सारे दोस्तों का पेट भर जाएगा। मतलब जितना पार्टी कर सकते हो ₹200 ही चाहिए उसके लिए। फिर मुझे लगा क्या करें पैसे का? आई रिमेंबर एक वीडियो थी यूट्यूब पे कि ₹5000 से 5000 करोड़ रुपए कैसे बनाए, राकेश झुनझुनवाला से, उनकी ऑटोबायोग्राफी थी। मैंने वो ऑटोबायोग्राफी देखी 10-15 मिनट की वीडियो एंड वो फिर से एक एक्साइटमेंट आ गया कि ये नई चीज़ है जो मुझे करनी है। एंड फिर मैंने स्टॉक मार्केट सीखा, ट्रेडिंग ट्राई करी, मल्टी बैग इन्वेस्टिंग, स्विंग। उसके बाद जो मेरा यूट्यूब था वो इतना अच्छा नहीं चल रहा था। फिर मैंने जॉब्स करी, जब मैं फर्स्ट ईयर में आया अपने ग्रेजुएशन के, तो मैंने 2 जॉब्स करी, एक 6 महीने, एक 6 महीने। अच्छा, हाँ, 2, एक स्क्रिप्ट राइटिंग की जॉब थी, दूसरी सेल्स की जॉब थी। ओके। एंड वो 2 जॉब्स करने में बहुत सीखा, है हुँ, ना? मुझे मुझे लगता है कि स्टार्टअप्स के साथ काम करा एंड काफ़ी एक्साइटमेंट था, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। वो करने के बाद फिर मुझे लगा कि अब कंटेंट क्रिएशन में वापस आना चाहिए, बिकॉज़ जिस इंसान ने आसान पैसा बनाया, उसे मेहनत का बनाना बहुत मुश्किल लगता अच्छा, सही है बात ना? है, सही बात जब है। आपने वीडियो बना के 1 लाख रुपए महीने के कमाए हो बनाए और आपको बोले कि मैं 40,000 50,000 दूँगा आपको और पूरा रोज़, 30 दिन काम करना पड़ेगा। 30 दिन काम करना पड़ेगा, तो हाँ, मज़ा आया करने में। हाँ। बट एक टाइम बाद लगा कि यार ये तो वो नहीं, ज़्यादा सही है, वो ज़्यादा सही है। वो ज़्यादा सही था, ये हुँ, तो नहीं हो पाएगा। हुँ। तो मैंने वर्क फ्रॉम होम लिया, लकीली मुझे मिल भी गया। बिकॉज़ काफ़ी अच्छा मैं उनका एम्प्लॉयी था, किसी को नहीं देते थे। बट आई गॉट वर्क फ्रॉम होम, तो काफ़ी लाइट हो गया काम। जब आप ऑफ़िस में होते हो तो आपको हर इंसान काम पकड़ाता रहता है। जब आप घर पे हो तो बहुत कम कनेक्ट होता है, जो आपको चीज़ें हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बस उनको करो। प्रायोरिटी वाले ही काम ही आएँगे आपके हाँ, पास। वो करा आपने, बात बात खत्म। तो मेरे पास टाइम हो गया हुँ। कि मैं कंटेंट बनाना स्टार्ट करा स्टॉक मार्केट का। मैं फ़ेब के अंदर आया था वर्क फ्रॉम होम लेके, धीरे-धीरे कंटेंट स्टार्ट फ़ेब करा। 2022, 2023 23 ओके। एंड अगस्त के अंदर जो आपने बोला टर्निंग पॉइंट क्या था? हाँ। अगस्त, आई रिमेंबर मैंने एक रील डाली, मैं यूट्यूब करता था, क्योंकि यूट्यूब पहला प्लेटफ़ॉर्म था ना, इंस्टाग्राम हुँ, तो बाद में आया है। हाँ। यूट्यूब पे वीडियो वीडियो डालता था, फिर मैंने सोचा इंस्टाग्राम पे भी चलो डाल के देख लेते हैं क्या होता है। मैंने एक रील डाली, 2 दिन के अंदर मेरे 2000 फॉलोवर हो गए। यार ये तो बढ़िया चल रहा है। एंड वो इतना अच्छा पुश मिला कि 15 डेज़ में 1 लाख हो गए, 2 लाख हो गए, मिलियन हो गए, अभी 2 मिलियन हो गए। तो वहाँ से काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने के लिए मिली हमें मुझे। तो वो काफ़ी टर्निंग पॉइंट था। मतलब ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकता था। कभी मैंने ऐसा नहीं सोचा था। मतलब मेरा ये गोल था कि हाँ, थोड़ा बहुत हो जाएगा, 50,000 1 लाख फॉलोवर। अपन करते रहेंगे जॉब के साथ धीरे-धीरे। बट फिर वो इतना अच्छा चला कि मुझे जॉब भी छोड़नी पड़ी। एंड नाउ इट इज़ गोइंग वेरी गुड। अरे वाह! ग्रेट यार, ग्रेट। बहुत अच्छी इंस्पायरिंग है। और क्या होता है कि आप जब यंग यंग में आप इतने अच्छा अचीव करते हो, तो व्हाट नेक्स्ट? आपको हमेशा ये रहता है। तो दैट इज़ अ गुड थिंग कि आप जो अभी नेक्स्ट के लिए प्लान कर रहे हो, कुछ नया-नया चीज़ लेके आ रहे हो, दैट्स अ गुड थिंग। मतलब मेरे को अच्छा लगता है कि आप जब ग्रो करते हैं नीचे से, और यू हैव अ विज़न विद दैट रिगार्ड्स टू फ्यूचर में क्या करना है, दैट्स अ गुड थिंग। फेयर इनफ। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है? तो अभी आप, अगर मैं बात करूँ, अगर नॉर्मल एज़ अ ट्रेडर या इन्वेस्टर्स की, तो आप अपने आप को क्या कैटेगराइज़ करोगे? मतलब अगर मैं टॉप 3 कर लूँ, तो कंटेंट क्रिएटर, इन्वेस्टर, ट्रेडर, आप क्या हैं तीनों में अगर मैं बात करूँ तो? तो सबसे पहले मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ। कंटेंट क्रिएटर मैं लास्ट 6-7 साल से हूँ, क्योंकि वो ही मेरी स्किल है जो मैंने लाइफ में सीखी है। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं सीखा है। कंटेंट क्रिएशन, सेल्स, कैसे लोगों को समझाना है, कैसे मासेस को एड्रेस करना है, यही मेरी सबसे बड़ी स्किल है। तो सबसे पहले मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ। उसके बाद मैं एक इन्वेस्टर हूँ एंड उसके बाद मैं एक एजुकेटर हूँ। ओके, ओके। इस लोगों को स्टॉक मार्केट समझाता हूँ। अब अगर आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, आप लोगों को समझा भी बहुत आसान भाषा में सकते हो, बिकॉज़ मैं सबसे ज़्यादा क्वालिफ़ाइड नहीं हूँ, सबसे ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हूँ, सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल नहीं हूँ। बट जिस तरीके से मैं लोगों को समझाता हूँ, तो वो काफ़ी आसान होता है। अब मैं इन्फ्लुएंसर्स के लिए भी बताता हूँ, जो लोग आते हैं कंटेंट क्रिएशन में। अगर आपका नॉलेज बहुत ज़्यादा है, तो आप यहाँ हो, हुँ, राइट? बट आप जिसको समझा रहे हो, वो यहाँ है। हुँ। तो ये आप नहीं कर सकते हो। आपको इसी के लेवल पे आगे बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, और दोनों पैरेलल ही चलेंगे। हाँ, दोनों पैरेलल ही चलेंगे। तो काफ़ी सारे लोगों के साथ क्या होती है, मैं काफ़ी बड़े-बड़े एजुकेटर से मिलता हूँ, कहते हैं हमसे तो ये नहीं ट्रैक होता। ये सोशल मीडिया में तो इतना नॉलेज है, हम तो इतना एक्सपीरियंस है, और बड़े-बड़े लोग।
बट उनके साथ प्रॉब्लम यही होती है कि जब वो बात भी करते हैं ना, तो वो ऐसे बात करते हैं कि भाई, जैसे मैं आपसे बात करूँ, मैंने अज्यूम कर लिया कि आपको ये तो आता ही होगा, आता ही होगा। बट द मासेस को मैं बताऊँ, आज भी SIP इतना फेमस वर्ड है, 97% इंडियंस को आज भी नहीं पता होगा SIP नहीं, क्या। उसका रीज़न है, देखिए आज आप इसको, मैं इसको कैट डाउन कर देता हूँ, इसको थोड़ा नंबर से बात कर लेते हैं। 5 करोड़ डीमेट अकाउंट ही है, हाँ, ठीक है। अगर डीमेट अकाउंट 5 करोड़ है, मैं उसको थोड़ा सा और कट डाउन कर लूँ तो यूनिक डीमेट अकाउंट तो 4-5-6 करोड़ है, मैक्सिमम 7 करोड़ है। अपन पॉपुलेशन है 150 करोड़, उसका ऐसा 5% ओनली की जनता को पता है, 95% को अभी भी नहीं पता है, अभी भी वो नहीं कर रहे हैं। अभी भी लोग डिफरेंट क्लासेस में कर रहे हैं। प्लस एक और चीज़ इसमें बहुत ज़्यादा है कि जो कि आपने अगर देखी होगी और आपको भी पता है कि एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें है कि ग्रीड को लेके बहुत ज़्यादा बात होती है कि लोगों को लगता है कि सट्टा है, स्टॉक मार्केट इज सट्टा, और ये वो लोगों ने एक अपना मिथ थोड़ा सा अलग तरीके से इसको वो किया है। तो आप मानते हो कि ऐसा है? इंसान जिस चीज़ को चाहे उससे सट्टा बना सकता है। अब देखा जाए, क्रिकेट इज़ अ गेम, वो इसलिए तो नहीं बनाया होगा कि भाई सट्टा करा जाएगा, लोग उस पे सट्टा कर लेते हैं। सही तो बात, लोग किसी भी चीज़ पे सट्टा कर सकते हैं। इवन देयर आर वेबसाइट जो इवेंट्स पे सट्टा करते हैं कि भाई बिल्कुल सही बात नेक्स्ट है, क्या होगा, सही बात है। ट्रम्प क्या बोलेगा, ये बोलेगा तो इतना पैसा, ये बोलेगा तो वो तो एक ह्यूमन नेचर है, वो किसी भी चीज़ पे कर सकता है। स्टॉक मार्केट में क्या होता है, जब भी नया इंट्रोडक्शन होता है किसी को स्टॉक मार्केट से, तो उसे बहुत ही मैजिकल दुनिया लगती है, क्योंकि वो एज अ आइडिया बहुत अच्छा है कि 100 रुपये का स्टॉक खरीदा, 105 पे हुआ, बेच देंगे, 10,000 की कैपिटल से दिन का 2,000 रुपये का प्रॉफिट कैलकुलेशन में पॉसिबल है कि भाई ये स्टॉक यहाँ खरीदेंगे, यहाँ बेचेंगे। तो जब मुझे भी इंट्रोडक्शन हुआ तो मेरा ये था कि लोग क्यों जाते हैं काम पे, ट्रेडिंग करनी चाहिए ना, ट्रेडिंग क्यों नहीं करते, इतना अच्छा प्रोफेशन। मुझे तो ऐसा लगा कि मुझे पता नहीं कौन सा अलादीन का चिराग मिल गया है हाँ, जिसके बारे में लोगों को अभी पता नहीं है, बट मैं इसको घिस के बहुत पैसे निकालने वाला हूँ। बट फिर धीरे धीरे रियलिटी के बारे में पता चलता है कि इतना आसान नहीं होता है। मैं एक बात बोलता हूँ कि अगर इतना आसान होता मार्केट का ताला, तो हर इंसान होता राकेश झुनझुनवाला। सही बात है। तो धीरे धीरे पता चलता है कि नहीं, ये भी उतना टफ है जैसे सारे प्रोफेशन हैं, वैसे ये भी प्रोफेशन है, इसमें भी आपको पूरे दिन मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, एंड फिर जाके आप पैसा कमाओगे। तो जितने लोग भी मार्केट के अंदर आते हैं, ग्रीड लेके आते हैं, तो या तो उनके पास पैसे होते हैं तो वो सारे लूज़ कर देते हैं, बिकॉज जिस इंसान ने सीखा है, जिसके पास एक्सपीरियंस है, वो उसके पास चले जाएंगे। जैसे एक कोट है वॉरेन बफेट का कि स्टॉक मार्केट इज अ गेम वेल्थ फ्रॉम पेशेंस, ट्रांसफरिंग हाँ, मशीन, हाँ, हाँ। कि भाई जिसके पास एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, उसके पास पैसा खिंच के चला जाएगा। और उसको एक और बोलते हैं, जिसका पेशेंस है वो पेशेंस से नॉन पेशेंट, मतलब बेसिकली नॉन हाँ पेशेंट से पेशेंट वाले हाँ में आ हाँ जाएगा, हाँ हाँ, बेसिकली मनी जैसा। ट्रांसफर फ्रॉम पेशेंट हाँ, टू इम्पेशेंट टू इम्पेशेंट टू पेशेंट। पेशेंट में चले जाएंगे। हाँ, करेक्ट, करेक्ट। तो ये चीज़ है। तो आप अगर बात करें, बहुत ही आपने बहुत अच्छी तरह, आप क्या किस एसेट क्लास को आप प्रेफर करेंगे? जैसे एग्जांपल आपने बताया इन्वेस्टिंग में, आप बोलते हैं कि मैं इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग आप, आई थिंक आप एंटी ट्रेडिंग है, जो आप बता रहे थे मेरे को हाँ, पीछे, कि मैं एंटी ट्रेडिंग में बिलीव नहीं करता हूँ। तो मैं बात करूँ इन्वेस्टिंग में, तो आप क्या करेंगे? म्यूचुअल फंड करना चाहिए कि स्टॉक्स में भी अपने को करना चाहिए, या किसी सेक्टर्स में करना चाहिए? अगर सेक्टर चल रहा है तो इट्स अ गुड थिंग टू डू इट, और ओनली यू शुड फोकस ऑन म्यूचुअल फंड? व्हाट यू एडवाइस टू यंग, मतलब जो अभी यंगस्टर्स हैं, जो कि देखिए आपके एज के काफ़ी लोग हैं, और जो कि देखिए मैंने भी अपना करियर, जो मैं अगर बात करूं तो मैंने भी जब ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, तो मैंने कुछ 16 साल में, 17 साल में की थी मैंने भी ट्रेडिंग, 2008 में करी थी मैंने। तो क्या हुआ था कि विद रिगार्ड्स टू, मैं आर्टिशिप कर रहा, सीए की आर्टिशिप कर रहा था, तो वहाँ से ही पता चला कि करना है, और उस टाइम पे लेमन क्राइसिस आए थे। तो उसमें क्या होता है, लेमन क्राइसिस जब आए थे तो हर चीज़ डिस्काउंटेड थी, जैसे अभी कोविड आया था, राइट? तो हर चीज़ डिस्काउंट में मिली। तो मेरे पास एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक के दो बैंक अकाउंट थे, तो वो दोनों के मैंने शेयर ले लिए 50-50 के। 3 महीने में, 6 महीने में आ गए, 3 गुना हो गए। मैंने कहा सही धंधा है, यही करना है हमें। मैं यहाँ पे और आर्टिशिप में उस टाइम पे स्टेपन मेरे को मिलता था, पीडब्ल्यूसी में कुछ 7,200 समथिंग आता था। मैंने कहा ये तो यार, मतलब तो ये करना है। फिर आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम समझ में आता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, आपको सीखना पड़ेगा। इट्स अ होल टाइम गेम, समझना पड़ेगा आपको, न्यूज़ भी ट्रैक करनी है, ये भी सब करना है, सब और सब कुछ करना है। तो आपका क्या कहना है इसमें, कि आप, अगर मैं बात करूं कि आपका इसमें क्या कहना है कि हम कहाँ से स्टार्ट करें? अगर आज जैसे किसी को स्टार्ट करना है, विच इज़ अ यंग 21 और 18 ईयर गाय, कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें, क्या कहेंगे आप? ठीक है। पंकज जी, इसमें 2 मेरे पर्सपेक्टिव हैं। पहला कि स्टॉक मार्केट सबके लिए नहीं है। ये सबके लिए नहीं है कि आप यहाँ हो, एक स्टॉक ढूँढो, इन्वेस्ट करो, ट्रेड करो। आपको क्यों करना है स्टॉक मार्केट? एंड उसका एक अपफ्रंट आंसर आता है, पैसा कमाना है। क्या पैसा सिर्फ़ स्टॉक मार्केट ही देता है? सब आप हर घर के इंडिया के टॉप 10 रिचेस्ट लोगों की लिस्ट उठा के देखो, कौन उसमें से अंबानी, आज तो आज हाँ, का अंबानी, सब हाँ, बिज़नेस कर रहे हाँ, हैं।
आप अपने आसपास देखो, जिसने पैसा कमाया हुआ है, जिसके पास बड़ा घर है, बड़ी गाड़ी है, क्या करता है? कुछ ना कुछ बिजनेस होगा, जॉब होगा। तो पैसा कमाने के लिए स्टॉक मार्केट ही तो ज़रूरी नहीं है, आप कोई भी काम कर सकते हो। करेक्ट। एंड अब वो बात आती है प्रोफेशन चूज़ करने की, और मैं बताता हूँ स्टॉक मार्केट बाहर से जितना आसान लगता है, जब आप उसमें आओगे तो आपको पता चलेगा क्या चीज़ है। जैसे गिटार बजाना काफ़ी लोगों को पसंद होता है, वो एक पैशन है। जब उसको प्रोफेशन में बदलोगे तो आपकी उंगलियों में दर्द होने लग जाएगा, वो कटने लग जाएंगे, तब फिर आपको मज़ा नहीं आएगा बजाते हुए, आपको बजाना पड़ेगा गिटार, क्योंकि अब वो आपको प्रोफेशन हो चुका है। प्रोफेशन हो गया। तो इन्जॉयमेंट के लिए स्टॉक मार्केट नहीं है, है ना? इन्जॉयमेंट आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा जब आप इस चीज़ में आओगे, आप काम की तरह लेना पड़ेगा, और वो उतना ही बोरिंग है जितना हर काम हर बोरिंग काम है ना? तो सबसे पहले आप ये चूज़ कर लो कि आपको फुल टाइम क्या करना है ना? चूज़ योर हेल बोलता हूँ मैं कि इसका मैं एक और बोलता हूँ कि हॉबी टेक योर मनी, हाँ, प्रोफेशन गिव यू मनी। द मोमेंट आप हॉबी से इसको प्रोफेशन ले जाओगे तो तभी पैसा देगी, नहीं तो हॉबी तो पैसा लेती है। जैसे आपको गिटार सीखना है तो गिटार सीखने के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। आपको अगर जिम का शौक है तो जिम के पैसे देने पड़ते हैं। आपको वहाँ से पैसे लेना है, अगर लेट से आपका तो उसको प्रोफेशन बनाना पड़ेगा। आपको उसके उसमें बहुत महारथी सीखना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, करेक्ट, राइट? तो करेक्ट, वो दैट्स एक मेहनत का काम है मैथ का और वो काम। बोरिंग काम करेक्ट। है ना? और इसको मैं बोलता हूँ चूज़ योर ओन हेल्थ, कि हम्म। भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी, पैसा हम्म। कमाना है तो मेहनत इज़ कांस्टेंट, बट करेक्ट। कहाँ करनी है वो कुछ जगहों पे। जैसे अगर मुझे कोई बोल दे कि भाई आप फुटबॉल खेलो रुचित, हम्म। मुझसे नहीं होगा, है हम्म। ना? मुझे वो पसंद ही नहीं है गेम, और मैं हम्म। खेल भी नहीं पाऊंगा। हम्म। बट कुछ लोग हैं जो फुटबॉल खेलते हैं, हाँ 50 मिनट बोल। खेलते हैं, यस यस। पसीना बहता हाँ है, हाँ। चोट लगती है, बट करेक्ट। दे बहुत पैशन के साथ करते हैं, है ना? उसमें भी उनको चोट लगती है एंड उनको प्रॉब्लम होती है। तो आप ये चूज़ कर लो कि भाई वो आपके लिए क्या प्रोफेशन है। करेक्ट। किसी के लिए बिजनेस होगा, किसी के लिए कोडिंग होगा, किसी के लिए जॉब, इंजीनियरिंग। तो अगर वो आता है तो अच्छी बात है, अगर स्टॉक मार्केट है तो आप उसमें फुल टाइम आ सकते हो, और कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आप इसे फुल टाइम करते हो तो आप ज़्यादा पैसा बनाओगे। स्टॉक मार्केट में वो इंसान ज़्यादा पैसे कमा लेगा जो महीने का 1-2 लाख रुपए कमा रहा है और 1 लाख रुपए की एसआईपी कर रहा है, वर्सेस अ पर्सन जो पूरे दिन अपना 5 लाख 10 लाख रुपए का कैपिटल लेके लगा हुआ है ट्रेड करने में। वो जो कंपाउंडिंग का मैजिक आपको लॉन्ग टर्म में देखने यस के लिए यस मिलेगा, वो यस। नहीं मिलेगा। मैं बहुत सारे ट्रेडर से मिलता हूँ, 2007 से ट्रेड कर रहे हैं, 8 से ट्रेड कर रहे हैं। क्या क्या बना लिया उन्होंने, है ना? दिस मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि उनके पास बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट होगी, बस वो कर रहे हैं। एंड आई नो पीपल जिन्होंने कभी ट्रेडिंग नहीं करी, सिर्फ इन्वेस्टमेंट करा, और एसआईपी चल रही थी उनके बहुत टाइम पे, आज उनका 10 करोड़ का पोर्टफोलियो करेक्ट है ना? करेक्ट। तो आपके पास अगर पैसा आ रहा है कहीं से और आप रीडायरेक्ट करते रहो इन्वेस्टमेंट में, बहुत सिंपल है, म्यूचुअल फंड कर लो, ईटीएफ कर लो, मैनेज करने के लिए बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। अगर आप फीस दे पाओगे तो पीएमएस भी हैं, वो आपको ज़्यादा रिटर्न देंगे। तो बहुत वेल क्वालिफाइड लोग हैं, उनको पैसा दे दो, वो आपसे अच्छा मैनेज कर लेंगे। बट आपको लगता है नहीं, स्टॉक मार्केट ही मेरे लिए एक जगह है, देन आई वुड से कि आप 3-5 साल 3 से 5 साल इसमें मेहनत करो। अब अच्छी बात क्या है, अगर आप स्टूडेंट हो तो आप इसे पार्ट टाइम कर सकते हो। अगर आप स्टूडेंट नहीं हो तो आप शायद मे बी जॉब के साथ कर सकते हो। क्योंकि मैं 5 साल बताता हूँ क्यों? काफ़ी लोग बोलते हैं 15 दिन में स्टॉक मार्केट सीख के, नहीं नहीं, 5 है ना? हाँ। लगता है 5 साल। मैं बोलता हूँ क्यों? 2020 में जो लोग ट्रेडिंग में आए आफ्टर कोविड, उनके लिए ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा आसान हो गई। करेक्ट। जो भी खरीदा वो बढ़ रहा है, तो उनको लगा कि मैं तो हर्षद बहुत ही। मेहता हूँ। हाँ हाँ हाँ। टाटा मोटर्स खरीद रहे हैं, वो बढ़ सब रहा है, बढ़ हर रहा है। महीने 50 पॉइंट सब बढ़ रहा है। सब हाँ बढ़ हाँ रहा है। हाँ हाँ। तो उन्होंने स्विंग ट्रेडिंग करी, ब्रेकआउट हो रहा है, खरीदा, तो उनको फील आ गया। फिर 2022 आता है, साइडवेज हो गया साइड हो मार्केट। गया मार्केट। जो स्ट्रेटेजी काम कर रही थी वो अब नहीं कर रही है। नहीं कर रही। अब उन्हें लगा यार क्या हो गया, तो उन्हें फिर से स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ी, फिर मार्केट गिरने लग गया। तो एक साइकिल्स होती है मार्केट की, है ना? एक अप ट्रेंड की साइकिल होती है, एक डाउन ट्रेंड की साइकिल होती है, एक साइडवेज की साइकिल होती है। जब तक आप उन सबको ना देख लो और सबको ट्रेड ना कर लो या फिर सबको एक्सपीरियंस ना कर लो, तब तक आप खुद को बोल नहीं सकते। तो मिनिमम मुझे लगता है 5 साल का टाइम आपको देना पड़ेगा, तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे मैं बताता हूँ सर, इसको इसको एक और भी बोल सकते हैं। देखो, अगर मैं बात करूँ इंजीनियरिंग करें तो 5 साल का है, सीए करें 5 साल का है, डॉक्टर में 5-6 साल लग जाते हैं। तो स्टॉक मार्केट इज नन अदर देन अ प्रोफेशन। अगर आप प्रोफेशन तरीके से करेंगे तो उसमें भी 4-5 साल तो लगना ही है। उसमें कोई ऐसा नहीं हो सकता कि हम रातों रात में एक दिन में अगर आप आए और इस होलसम जर्नी। और मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ जो कि मेरे को बहुत अच्छा भी लगता है, और काफ़ी चीज़ आप भी रिलेट करेंगे उससे, कि वी आर नॉट ट्रेडिंग अगेंस्ट एनीथिंग, वी आर ट्रेडिंग विद आवरसेल्फ। क्योंकि साइकोलॉजिकली हमें बिल्ड करना है, कितना स्ट्रांग हम हो रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब साइकोलॉजी से मेरे को एक चीज़ याद आई कि जैसे आज हम आपकी बात करें, जैसे कोविड, जब आप 2017 से कर रहे हैं, आपने पैसे डाले भी इसमें, तो जब जब फेज आता है, जैसे अभी करंट फेज चल रहा है जो विच इज़ अ ड्रॉडाउन फेज, या बोल सकते हो आप साइडवेज फेज। जितने भी टॉप स्टॉक्स हैं, परफॉर्मिंग स्टॉक्स हैं, सेक्टर जबकि अच्छे हैं, है ना, वो भी थोड़े से अभी देखो, वो तो होना ही है, रिट्रेसमेंट एंड
पुल बैक आएंगे ही आएंगे, राइट? पुल बैक भी आएगा, रिट्रेसमेंट भी होंगे। तो आपके हिसाब से ऐसा कभी ऐसा कोई आया कि यार जहाँ पे आपको लगा कि यार दिस विच हैज़ मेड अ गुड ऑन इम्पैक्ट ऑन माई साइकोलॉजी? कुछ ऐसा होता है कि कुछ ऐसा समय आया जहाँ आपको लगा कि यार बहुत अच्छा लगा मुझे? कोविड का क्रैश। ओके। जब कोविड का क्रैश आया ना, उस टाइम पे इंडिया के अंदर 15, 20, 50 केसेस थे एंड एकदम से मार्केट गिरा। मतलब आई गेस 11,000 पे निफ्टी थी एंड 7600 के आसपास आ गई। अब वहाँ पे मेरा भी मानना था और लोगों का भी ये मानना था कि यार अभी तो 50 केसेस हुए, अभी तो और बढ़ रहे हैं, तो और ज़्यादा नीचे गिरना चाहिए। अब मतलब लोग तो ये कह रहे थे 5,000 जाएगी, 6,000 जाएगी। बट फिर मार्केट वहाँ से रिकवर करना स्टार्ट हुई। फिर अब सेकेंड वेव आई मार्केट की। सेकेंड वेव जब आई तो मुझे लगा अब तो मार्केट गिरेगा, गिरना चाहिए। सेकेंड वेव आ गई, दिन के 1 लाख 1.5 लाख केसेस आ रहे हैं और मार्केट 1% अप है, 1.5% अप है, बढ़ती जा रही है। वहाँ से मुझे ये समझ में आया कि ऐसा क्यों हुआ, मतलब ऐसा क्या हो गया कि भाई मार्केट को अब फर्क नहीं पड़ रहा। 50 केसेस के लिए बहुत टेंशन थी, अब 1 लाख केसेस आ रहे तो नहीं है कि मतलब इंडिया की इकोनॉमी स्लो हो जाएगी। तो वहाँ पे मेरी लर्निंग ये थी कि मार्केट ऑलवेज रिएक्ट टू अनसर्टेनिटी। मार्केट को अनसर्टेनिटी नहीं पसंद है। पहली बार यूक्रेन का वॉर हुआ, रशिया का वॉर हुआ, तब एक अनसर्टेनिटी थी कि सारे कंट्रीज ना जंप इन कर जाए। करेक्ट। जैसे ही सर्टेनिटी आ गई कि नहीं आपस में लड़ेंगे, पूरा इंडिया मतलब पूरा वर्ल्ड नहीं उसके अंदर इंगेज होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब 1 साल 1.5 साल हो गया, मार्केट मतलब वही वॉर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, फर्क पड़ता है। पहली बार ट्रम्प ने टैरिफ लगाया, पूरा मार्केट गिरा। अब बढ़ता रहता है, 25% 50% लग गया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो मार्केट हमेशा अनसर्टेनिटी में रिएक्ट करता है कि जब उसे पता नहीं होता क्या हो सकता है। पहली बार जब कोविड आया तो कुछ नहीं पता था कि क्या है, कि मतलब ऐसा तो नहीं कि पूरे दुनिया में इन्फेक्ट हो जाएगा, कितना डेडली है, कोई आइडिया नहीं था। एक बार पता चला कि हाँ इतना डेडली नहीं है, लोग बच जाते हैं, लोग ठीक हो जाते हैं, मॉर्टेलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसको। तो ये मेरा काफ़ी अच्छा चेंज आया था और ये मैंने मार्केट के एकदम स्टार्ट में समझ लिया। मतलब मुझे लगता है 2020 एक ऐसा साल था जिसने बहुत सिखा दिया कि मार्केट के अंदर गिर सकता है, ये भी समझ में आ गया। क्योंकि ऐसा हमेशा लगता है निफ्टी 1-2% ही गिरता है, वो जब 30-35% गिरा तो वो समझ में आ गया कि भाई कहाँ से कहाँ स्टॉक पहुंच सकते हैं। तो वो एक लर्निंग आ गई। उसके बाद ये भी समझ में आ गया कि जब स्टॉक भागना शुरू करता है तब वो कुछ नहीं देखता है। मतलब 100 रुपये का टाटा मोटर्स 1100-1200 भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। तो वो काफ़ी चेंज लाया साइकोलॉजी में। जैसे जो लोग अभी आए हैं 2022, 23, 21 में आए, वो बहुत परेशान हो जाते हैं जब मार्केट गिर जाता है 1%, 2%। अब 2020 देखा हुआ है, समझ में आता है कि हाँ अच्छे दिन भी आते हैं, बुरे दिन भी आते हैं, तो अब सब कुछ देखा हुआ है। नहीं तो ये तो साइकिल है तो दैट्स अ पार्ट ऑफ हाउ इट इज़। मतलब मार्केट की साइकिल है, 3-4 साल में बदलती है, साइडवेज आएगी, फिर बुलिश होगा, फिर साइडवेज होगा, फिर उसके बाद इट्स अ साइकिल ऑफ स्टॉक मार्केट हाइड, मतलब बढ़िया चलता है। और वैसे सो क्या आपके आपके हिसाब से स्विंग ट्रेडिंग, आपने जो बताया कि मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, कोई स्ट्रेटेजी आप बताएंगे स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से कि आज ब्रेकआउट ट्रेडर हैं आप, या आप रिट्रेसमेंट ट्रेडर हैं, या आप पुल बैक में लेते हैं, या कुछ आप जैसे बेसिकली बहुत सारे स्विंग ट्रेडिंग में बहुत सारे हैं, इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग होती है, आपकी ब्रेकआउट लेवल्स पे है, लेवल्स पे प्राइस एक्शन लेवल पे देख के करते हैं। तो आप क्या करते हैं, आप किसको प्रेफर करते हैं, और क्या आपकी कुछ एक? इंट्राडे प्रेफर नहीं करता हूँ। ठीक है। मुझे लगता है अगर आप इंट्राडे करने जा रहे हो तो आप अपने हाथ में एक मैं बोलूँगा हथौड़ा लेके उससे लड़ने जा रहे हो जिनके पास टैंक्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी वॉल्स हैं, पेनिट्रेट भी नहीं कर सकते हो। आज की डेट में पंकज जी मैं इंट्राडे बिल्कुल प्रमोट नहीं करता। मुझे लगता है अगर आप इंट्राडे करने जा रहे हो तो आप हथौड़ा लेके उससे लड़ने जा रहे हो जिनके पास टैंक है, बंदूक है। क्योंकि आज की डेट में 80-90% जो वॉल्यूम आता है वो एल्गोस से आता है, कोई मैनुअली नहीं ट्रेड कर रहा है मार्केट के अंदर। और आप ये समझो कि आज एआई इंडियन मतलब एआई इतना एक्सेसिबल हुआ है कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं। चैट जीपीटी, जेमिनाई, ये सारी चीज़ें हम लोग को लगता है कि वाओ। बड़े बड़े फर्म्स के पास जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर मैनेज करते हैं उनके पास ये बहुत टाइम से है ना। एक सॉफ्टवेयर है अलादीन, वो मार्केट में सारी न्यूज़ को एनालाइज करके प्रिडिक्शंस करता है एंड दैट प्रिडिक्शन इज सो एडवांस जो आज की डेट में लोगों को एक्सेसिबल हो जाए तो वो भी पैसा बनाने लगे। मतलब आप समझो कि एक सीईओ आया है, उसको रिजल्ट अनाउंस करना है, उसके फेशियल एक्सप्रेशन से दे कैन प्रेडिक्ट कि रिजल्ट अच्छा हो गया खराब होगा एंड फिर वहाँ पे ट्रेड हो जाती है। जेरोम पावेल आते हैं, उनके फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने वाले हैं, घटाने वाले हैं एंड वहाँ पे वो ट्रेड ले लेते हैं। ऑफ कोर्स रिस्क मैनेज करते हैं कि ऐसा ना हो, बट प्रोबेबिलिटी एक फैक्टर उनके पास होता है। तो देयर आर सो एडवांस टूल्स कि आप नहीं जीत सकते हो। अभी जेन स्ट्रीट का केस आया, बिल्कुल सही बात देयर आर प्रूफ्स कि भाई वो एल्गोस लगाते हैं, मैनिपुलेट करते हैं मार्केट को, ब्रेकआउट लाते हैं, उसके बाद पंप कर देते हैं। तो इंट्राडे के अंदर तो आप नहीं जीत सकते हो। प्रॉब्लम क्या है कि जब आप छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हो तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे अगर मैं पूछूं कि पंकज जी सबसे ज़्यादा गर्मी किस महीने में होती है, आप बताओ मुझे।
जून में और मई हाँ, जून में, हाँ। दैट वाज़ ईज़ी टू टेल। यस। बट अगर मैं आपसे पूछूँ कि जून के अंदर सबसे ज़्यादा गर्मी किस दिन होगी? वो और किस घंटे में होगी सबसे किस ज़्यादा? घंटे में होगी? हाँ। वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हुँ, तो इट इज़ ईज़ियर टू एनालाइज़ कि भाई रिलायंस का स्टॉक अगले हफ्ते या 1 महीने में कैसा परफ़ॉर्म कर सकता है। करेक्ट, करेक्ट। ये एनालाइज़ करना मुश्किल है कि रिलायंस का स्टॉक 15 मिनट 1 घंटे में कैसे परफ़ॉर्म करेगा। तो जितना बड़ा टाइम फ्रेम है उतनी आपकी एक्यूरेसी बढ़ती जाती है। तो इसीलिए मैं ट्राई करता हूँ कि मैं लार्ज टाइम फ्रेम पे ट्रेड करूँ, एटलीस्ट डेली टाइम फ्रेम पे। और उसमें अच्छी चीज़ क्या होती है, जो फेक ब्रेकआउट्स होते हैं वो नहीं होते। हुँ, मतलब एक ऑपरेटर के लिए या फिर बिग प्लेयर के लिए इट इज इजी टू मैनिपुलेट अ 5 मिनट कैंडल, 15 हुँ, मिनट कैंडल, कि हुँ, एकदम से बाइंग करी, फेक ब्रेकआउट कराया हुँ, और हुँ। रिटेलर्स पुल को। पुल और डंप और हाँ, पुल ऊपर मतलब वो सब चीज़ें पुश एंड करना, पुल, हाँ। बट डेली में मुश्किल होता है, ऑल्दो हुँ, होता है, बट वो हुँ, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती हैं। हुँ, तो जब आप डेली में ट्रेड करते हो तो अगर मार्केट आपके साथ है, हुँ, हुँ, निफ्टी आपके साथ है एंड हुँ, ओवरऑल मार्केट इज ग्रोइंग, तो आप हुँ, स्विंग ट्रेड्स कर सकते हो, बहुत अच्छे से पैसा बनता है। एंड स्ट्रैटेजी मेरी सिंपल सी होती है कि आप प्राइस एक्शन सीखो, कोई इंडिकेटर, ईएमए कुछ भी नहीं लगाना है। मतलब सबका अलग अलग होता है, कुछ लोग इंडिकेटर स्टेट करते हैं। पर्सनली मैं ऐसा, मेरा एक मानना है कि भाई प्राइस भगवान है। प्राइस को अगर आप एनालाइज करना सीख गए, आपने कैंडलस्टिक बेसिक्स सीख ली और आपने एक कैंडल की साइकोलॉजी समझ ली, क्योंकि वो कैंडल सिर्फ लाल कलर की देखने की चीज़ नहीं है, उसके अंदर पूरी जंग की कहानी है कि लास्ट दिन क्या हुआ था, बायर जीता था, सेलर देखा जीता था। तो अगर आप उस पूरी स्टोरी को समझ पाओ, प्राइस एक्शन यूज़ कर पाओ, ट्रेंड लाइन्स ड्रॉ कर पाओ, साथ में अगर आप वॉल्यूम इंटीग्रेट कर पाओ, मैक्सिमम और बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप पैसा बना लोगे। बस मार्केट आपके थोड़ा साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने बाय करा और निफ्टी डाउन थी। तो ये सारी चीज़ें आपको बेसिकली सीखनी पड़ेंगी। और साइडवेज मार्केट के अंदर थोड़ा टफ होता है, गिरते हुए मार्केट के अंदर बहुत टफ होता है। बट जब मार्केट ग्रो करना स्टार्ट करता है, अप ट्रेंड के अंदर होता है, आप स्विंग ट्रेडिंग करो, बहुत अच्छे से आप पैसा बनाओगे। मतलब मैं जो स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, सिंपली भी अगर आप फॉलो करते, 2020-21 के अंदर आपने बहुत पैसा बनाया होता। 2022 के अंदर नहीं बनाया होता, जब मार्केट 3-4 महीने नहीं गिरा था। तो वो भी है कि आपको हुँ, हर टाइम ट्रेड नहीं करना है। आपको करेक्ट। पता होना चाहिए कब ट्रिगर पुल करना है, कब नहीं करना है। कोई हुँ, ज़रूरी नहीं है। मतलब ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं कि हर दिन उठ के ट्रेड कर ही लिया। करेक्ट, करेक्ट। देयर आर मंथ्स जहाँ पे मुझे लगता है समझ ही नहीं आ रहा है, टैरिफ ट्रम्प हुँ, सिचुएशन है, क्यों ट्रेड करना, हुँ, है ना? अगर ट्रेड नहीं भी कर रहा हूँ तो वो भी मेरा प्रॉफिट है, क्योंकि मैं लॉस करने से लॉस बच नहीं गया। लेना, हाँ। तो उस नहीं ट्रेड कर रहा हूँ 2-3 महीने, जब मार्केट लगेगा कि हाँ, अब रिवर्सल आ रहा है, अब स्टॉक्स ने मोमेंटम पकड़ा है, ब्रेकआउट हो गया, तो उस टाइम पे ट्रेड करूँगा। ऐसा नहीं है कि ट्रेडिंग में आपको 12 महीने के 12 महीने ही ट्रेड मतलब होगा। करना है। कोई 1 महीना होगा जो आपका 70% प्रॉफिट कंट्रीब्यूट करके जाएगा। करेक्ट, ऐसा भी होता है। करेक्ट, करेक्ट, कुछ करेक्ट। महीने होंगे जहाँ पे आपने कुछ नहीं कुछ करा। नहीं किया। तो जब और प्रॉब्लम क्या होती है ना, लोगों को लगता है कि यार मार्केट खत्म हो जाएगा। कहीं नहीं जा रहा है मार्केट, है ना? आप अगर यहीं हो तो मार्केट भी यहीं है। प्रॉब्लम जब होती है जब आप ज़्यादा ट्रेड करने की कोशिश करते हो और मार्केट से बाहर निकल जाते हो, है ना? मार्केट में टिके रहोगे, जितना लंबा आप टिके रहोगे, उतना बड़ा पैसा बना लोगे। प्रॉब्लम क्या होती है, वही लोग आते हैं, अकाउंट ब्लो करते हैं, 2 अकाउंट ब्लो करते हैं, 6 महीने, साल भर में से हाथ जोड़ के चले जाते हैं। बट अगर आप टिके रहो, धीरे-धीरे खेलो, है ना? तो आप आउट नहीं होगे और एक लंबी पारी बनाओगे तो रन भी ज़्यादा बन मैं जाएँगे। पिच पे टिके रहना है बेसिकली। टिके रहना है, ट्राई नहीं करना भाई हर बॉल पे छक्का लगे ही लगे, है ना? क्योंकि कहीं नहीं जा रहा है। हाँ, सही बात है। बॉल्स लिमिटेड नहीं है आपके पास, हाँ, 30 साल तक है, 40 साल तक है, सही। जल्दी किस बात की अब? पहले किस बात की? हाँ, तो आपके हिसाब से क्या करना चाहिए, मतलब ब्रेकआउट पे ट्रेड करना चाहिए? आपके क्या कोई एक एक आध स्ट्रेटजी हाँ। स्विंग ट्रेडिंग में आप बता दें तो अगर? सिंपल मेरा है कि आप सबसे पहले आप ट्रेडिंग व्यूज पे जाओ एंड एक टॉप टू बॉटम एनालिसिस करने का ट्राई करो। मंथली भी आप देखो कि क्या ट्रेंड बन रहा है, वीकली भी आप देखो क्या ट्रेंड बन रहा है, एंड उसके बाद जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स हैं वो मार्क करो। एंड डेली कैंडल के अंदर जब भी आपको ब्रेकआउट मिले, आई यूज ट्रेंड लाइंस, ठीक है? तो ट्रेंड लाइन में अगर आपको ब्रेकआउट मिल रहा है और इट इज बैक्ड बाय अ गुड वॉल्यूम, ठीक है, ओके। फिर आप उसमें अपनी पोजीशन बना सकते हो, सिंपल रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, कि भाई ये ब्रेकआउट की कैंडल है, इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा और ये मेरा टारगेट रहेगा, क्योंकि जैसे हुँ, 3% का स्टॉप लॉस है तो आई विल टारगेट फॉर 6%, ठीक है? ओके। 50% में एक्यूरेसी अगर मेरी हुई हुँ, इस स्ट्रैटेजी से, हुँ, आधी ट्रेड प्रॉफिटेबल थी, आधी ट्रेड नहीं थी, हुँ, साल का 65% का रिटर्न बनेगा आपका। हुँ, 65%, हुँ। 65% इज ग्रेट, ग्रेट। ग्रेट। बट प्रॉब्लम क्या होती है पंकज जी, लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है। हुँ, मैं उन्हें बोलता हूँ कि यार अगर आप 1 लाख रुपए का कैपिटल लेके आ रहे हो तो 65% मतलब 1 साल में 1,65,000 वैसे होगा। हाँ, हाँ। उनको ये नहीं चाहिए। उनको चाहिए कि भाई 10,000 रुपए हैं, 5 लाख रुपए का कैपिटल है, दिन का 10,000 रुपए निकालना है, दिन का 20,000 रुपए निकालना है। तो जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो बहुत अनरियलिस्टिक हो जाती है। तो अगर आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लेके आओगे तो आपको ज़्यादा रिस्क लेना पड़ेगा, ज़ाहिर सी बात है। अब अगर आपको 10,000 के कैपिटल से 1,000 रुपए का प्रॉफिट करना है तो आपको मार्जिन लेना पड़ेगा, ऑप्शंस का ट्रेड करना पड़ेगा। वहीं पे कहानी खराब हो जाती है।
अगर आप धीरे-धीरे पेशेंटली ट्रेड करो तो कोई मुश्किल नहीं है। मैंने आपको बताया ना, आधी ट्रेड खराब हो जाए, आधी ट्रेड भी खराब होंगी तब भी साल का पैसा बनेगा। तो उसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बट डिसिप्लिन के साथ मतलब आपको कितना ट्रेड रिस्क करना रिवॉर्ड अपन कितना रखें इसको है। बेसिकली हम 1:2 कि और भाई, क्या एक्सपेक्टेशन है हमारे क्या? कि आप सबसे पहले ये रियलाइज़ करो कि आपका कितना स्टॉप लॉस बन रहा है ओके ना? ओके 3% बन रहा है, 4% बन रहा है, उस हिसाब से आप पोजीशन साइज़िंग पे रहोगे। ऐसा नहीं कि 4% में आपने पूरा कैपिटल एक स्टॉक के अंदर डाल दिया, उसमें पोजीशन साइज़िंग करिए कि यार 3000 से ज़्यादा रिस्क मैं नहीं लेना चाहता हूँ, 4% पे इतनी क्वांटिटी लूँगा तो मुझे ₹3000 का लॉस होगा। आपने क्वांटिटी साइजिंग कर ली और आपने उसका फिर अगर आप टेक्निकल से भी यूज़ कर सकते हो कि ये रेजिस्टेंस पॉइंट है, आपने वहाँ पे कर लिया अपना टारगेट, या फिर आपने सिंपल रिस्क का डबल कर लिया, ठीक है? तो उसमें अगर आपकी 50% एक्यूरेसी भी आती है, यू विल हैव 65% रिटर्न्स, और कोई मुश्किल नहीं है, सिंपली आप कर सकते हो। बट वही मैंने बोला, मार्केट कंडीशंस अच्छी होनी चाहिए। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ऐसा नहीं है कि भाई इस स्ट्रैटेजी में आप गिरते हो मार्केट में पैसा बना लोगे, है ना? मार्केट गिर रहा है तो ब्रेकआउट आए, चाहे चाहे जितनी अच्छी वॉल्यूम आ जाए, वो नीचे जाने जाना है। मतलब उसमें पुल बैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, काफ़ी बढ़ जाते हैं उसमें। तो ये मेरी बस सिंपल सी स्ट्रैटेजी है जो मैं बोलूँगा, बहुत आसान भी है, आप फॉलो भी कर सकते हो। मतलब बेसिकली सपोर्ट रेजिस्टेंस को लेके और बहुत ही इजी है। और मार्केट में देखो बेसिकली चलता भी क्या इजी चलता है। हम जब भी बात करें, हम लोग बात करते हैं, मेरे से काफ़ी लोग बोलते भी हैं कि यार बहुत इजी बता रहे हो आप, ऐसा बता रहे हो। मैं इजी ही चलता है। जितना सिंपल आप चीज़ें इजी काम करती हैं। जितना इजी करोगे उतना ही चलेगा। जितना कॉम्प्लेक्स किया आपने उतना आपको समझ में नहीं आएगा। वही वही मैंने बोला, सिंपल सिंपल है ये, हाँ बट नॉट ईजी। इजी। मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको फिट रहना है ना, तो आपको बस सुबह उठ के वॉक पे जाना है। बहुत सिंपल है, इसमें क्या कोई टफ काम तो नहीं है कि हाँ आपको नहीं। सभी सुबह उठ के अपना दरवाजा तोड़ना है फिर जाना है। उठना है, आपको अपने शूज पहनने हैं और बस निकल जाना है, निकल वॉक जाना करनी वो है, करना। दौड़ना भी नहीं, वॉक करनी है। हाँ बट इट इज़ नॉट ईजी। इजी। सुबह उठना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, तो ट्रेडिंग में भी डिसिप्लिन बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है। सिंपल है, बट आपके जब इमोशंस आएंगे कि एक ट्रेड ले लेते हैं, एक ट्रेड ले लेते हैं, चलो ये आज कुछ कहना लेते हाँ, हैं। आज आज रिजल्ट आने वाला है, आज बजट का दिन है, चलो ज़्यादा हम्म। पोजीशन, फिर वो एक बायसनेस हो जाती है ना, और जहाँ करेक्ट। आप उस ट्रैप के अंदर घुसे फिर निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें नहीं करना है, सिंपली पैसा बनता है और वही आपको करना है। अभी आपने पीछे एक बात कही जो कि बोला कि एआई एल्गोज हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के पास में और बड़े बड़े एफ आई के पास हैं। तो क्या जो अभी एल्गोज एआई हमारे रिटेल्स के लिए हैं वो रिकमेंड आप करते हैं कि करना चाहिए? दैट इज़ अ गुड थिंग फॉर एनी ट्रेडर टू गो रिटेल इन्वेस्टर्स के पास जाना चाहिए, करना चाहिए उनको, और उसके थ्रू ट्रेडिंग करनी चाहिए? ट्रेडिंग एक जीरो सम गेम है ना? जैसे ताश होता है ना, 10 लोग बैठने के खेलने के लिए, तो पहले तो हाउस कमाएगा, है ना? उसकी हाउस तो हमेशा ही हाँ, कमाएगा। वो तो हमेशा कमाएगा, तो ब्रोकर्स तो हमेशा कमाएंगे ही कमाएंगे, जो खिलाने वाले और लोग हैं। गवर्नमेंट भी, हाँ, गवर्नमेंट वो सब कमाएंगे। गवर्नमेंट भी कमाएगी कमाएगी। हाँ, हाँ। इसके अलावा जो इंसान सबसे ज़्यादा कमाएगा, जब एक मैं कमा रहा हूँ तो आप पैसा लूज़ कर रहे होगे या कोई ना कोई लूज़ कर रहा होगा। तो जो बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, जब ये लोग ट्रेडिंग करते हैं, तो ये लोग तभी प्रॉफिटेबल होंगे जब आप लोग लूज़ करोगे। तो अगर कोई स्ट्रैटेजी आप तक पहुँच रही है, जो आप बना रहे हो, ट्रस्ट मी, आपने एल्गो के अंदर डाली है, बहुत मुश्किल है वो आपको पैसे बना के दे, बिकॉज़ आपकी स्ट्रैटेजी को काउंटर करने के लिए उनके पास स्ट्रैटेजी है। आप समझ नहीं रहे हो कितना कॉम्प्लेक्स है, किससे आप लड़ रहे हो। उनके पास टॉप टैलेंट है। मुझे लगता है जो सबसे ज़्यादा पेइंग करियर है, दैट इज़ स्टॉक मार्केट। 35,000 करोड़ रुपए एक हेज फंड मैनेजर ने बनाए थे 2022 के अंदर, है ना? तो सबसे हाईएस्ट पेइंग करियर है। हाँ, जैन जैन स्ट्रीट ने बनाया और आईआईटी वालों को 4-5 करोड़ का पैकेज भी दिया था। हाँ, तो हाँ आईआईटीएंस को हायर करते हैं, हाँ। टॉप एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं और उनको बोलते हैं पूरा दिन बस एक काम है तुम्हारा, कि बस पैसा निकाल के देखना है, बनाओ स्ट्रैटेजी। तो वहाँ पे 10, 20, 50 लोग टॉप माइंड्स मिलके एक स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, आप उनसे कम्पीट कर रहे हो, डजंट मैटर आप कितने इंटेलिजेंट हो, है ना? तो इंट्राडे एल्गो को ट्राई कर लो, आप कर लो, अगर होता है इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। और इंट्राडे की मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ ऑप्शंस की। लोग पैसा बनाते हैं, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों ने मिला जो 2 महीने पैसे बनाए, 6 महीने पैसे बनाए, 1 साल पैसे बनाए कंसिस्टेंटली। 5 लाख का अमाउंट कर दिया 50 लाख रुपए, उसके बाद सब चला गया। 2 साल प्रॉफिटेबल रहे, तीसरे साल सब कुछ चला गया। ऐसा ऐसा क्या हो जाता है 2 साल, मतलब ऐसा क्या, अगर आप बताएं जैसे क्या हो जाता है कि एक बुरा दिन और आपको लेके चला जाएगा। मैं आपको इंसिडेंट बताता हूँ। एक मेरे ट्रेडर फ्रेंड ही है, ही इज़ आल्सो सेबी आरए। तो उनका अच्छा से कंसिस्टेंटली 6 महीने अच्छा चला, तो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। एक दिन बजट का डे था, उन्होंने ट्रेड करी। अब क्योंकि बजट का डे होता है तो ट्रेडर के लिए एक फेस्टिवल है कि आज तो अच्छा लेके जाएंगे, तो उन्होंने वॉलिडिटी है तो हाँ, हाँ। और डिसिप्लिन ट्रेडर, सिस्टम फॉलो करने वाले,
उन्होंने ट्रेड डाली, हैवी क्वांटिटी ली, ब्रोकर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। अच्छा, ओह! बहुत केसेस होते हैं, होता ही रहता है होते हर होते हैं, महीने हाँ, कहीं ना। हाँ, 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 हाँ। तो ऐसे इंसिडेंट आ गया, उनका बहुत बड़ा लॉस हो गया, 3-4 महीने में जो भी कमाया था वो सारा लॉस हो गया। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। एक ट्रेडर है जो ट्रेड लेते थे, वो अपने फ्लाइट में बैठे, ट्रेड करा, तो ये था कि टेक ऑफ से पहले काट देंगे पोजीशन, चलने दो अभी। बट जहाँ पे फ्लाइट टेक ऑफ के लिए पहुंचती है वहाँ पे इंटरनेट ही चला गया। अब 2-2.5 घंटे बाद जब लैंड करी, आपने देखा आपका सारा अकाउंट खत्म। तो एक दिन ऐसा वो होगा ना जिस दिन शनि भारी होगा और आपका दिमाग नहीं चल रहा होगा, और वो कुछ दिन होगा कि भाई आप किसी दिन स्टॉप लॉस लगाना भूल गए, कोई एक कैंडल बन गई जिसमें 1% का मूव आ गया, वो बर्बाद कर देती है लोगों को। और प्रॉब्लम क्या होती है, जब आप 10 लाख छोटे अमाउंट से ग्रो करके यहाँ तक पहुँचते हो, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, हुँ। और धीरे धीरे आपको पता नहीं चलता है कि कब वो आपका कॉन्फिडेंस आपको लीड होगा। कब आप कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया। हाँ, और वो हुँ, एक हुँ। दिन सब कुछ आता होगा, सब कुछ सीखा होगा, और बट उस एक दिन दिन आप कुछ फॉलो नहीं करोगे, उस दिन आप सब भूल जाओगे। तो ये बहुत तो इस कॉमन दिन चीज़ के है। बचने के लिए क्या करना चाहिए? मतलब बेसिकली हम ऐसा कर सकते हैं कि डाइवर्सिफ़ाई करना चाहिए, या हाँ, आप रिकमेंड करते हैं मल्टी एसेट्स, क्रिप्टो अभी आजकल बहुत ज़्यादा फेमस में है, हाँ। क्रिप्टो, फॉरेक्स, अभी गोल्ड ऑल टाइम हाई पर है, सिल्वर्स हैं, तो क्या आप ये मल्टी एसेट्स करना चाहिए इनमें? जब आप पैसा बना लो, मुझे लगता है उसे बचाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जब आपके पास पैसा नहीं है, हुँ, तो योर कैन टेक एवरीथिंग ऑन रिस्क, कि मतलब बिल्कुल हम कुछ भी कर देंगे, है ना? किसी को मारना पड़े, मरना पड़े, सब कर लेंगे। बट एक बार अगर हमने बना लिया है पैसा, अब आपके पास 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अब आपको और बनाना भी है, पर जो है उसको बचाना है। तो जो आपने ट्रेडिंग से कैपिटल बनाया है, आप उसे एक सेफ चीज़ में डालने की कोशिश करो, ईटीएफ में, म्यूचुअल फंड में, या फिर कहीं पे भी आप पार्क करो जहाँ पे वो सेफ तो रहे एटलीस्ट। मैं बताता हूँ सेफ क्या होता है। आपने प्रॉफिट बनाया, आपके पास कैपिटल आई, आपने एक प्लॉट लेके डाल दिया, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब वो सेफ हो गया। अब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि वो 50% रिटर्न देगा साल का, 10% देगा, बट वो एक सेफ तो है। जैसे मैंने रिसेंटली एक प्लॉट लिया है, अब मुझे पता है कि यार ये इक्विटी मार्केट से कम रिटर्न देगा, एसआईपी में मुझे ज़्यादा मिलता, हाँ, करेक्ट है। बट मुझे ये पता है कि मैंने आज इन्वेस्ट कर दिया है, अब मुझे मुझे भी नहीं पता कब बेचूंगा, हुँ, हो सकता है मैं कभी भी ना ना बेचूं। बेचो, करेक्ट। तो जो 10% की कंपाउंडिंग है वो बहुत बड़ा मैजिक लेके आने वाली हुँ, है। हुँ। और ये भी मेरा मेरा एक क्लाइंट है, कम मेरे फ्रेंड भी हैं, वो बोलते हैं कि मार्केट का रिस्की पैसा हमें सिक्योर्ड में डालना ही है, रिस्की पैसे को मैं रीइन्वेस्ट करूँगा रिस्की को रिस्क में, तो इट्स लाइक कि मैं डबल रिस्क में जा रहा हूँ। तो वो हमेशा कहते हैं कि मैं रिस्क को लेके इसको मैं उसमें ले जाऊँगा, तो ये वो लैंड लैंड परचेज़ करते हैं, लैंड इक्विटी कहीं मतलब इक्विटी में भी डालते हैं वो बोलते हैं नहीं मेरे को सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसा, और ऑप्शन ट्रेडर है वो बेसिकली, तो ऑप्शन ट्रेडिंग से वो डालते ही इसमें। तो आप भी ऐसे ही रिकमेंड करते हैं कि लैंड में ही या कुछ ऐसे रियल एस्टेट या कुछ सिक्योर्ड एसेट क्लास में डालना है, एफडीज़ हो गए मतलब। मैं इसको बोलता हूँ पैसा फंसाना, हाँ, अच्छा। है ना? कि भाई आपने फंसा दिया, वो आपने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कर दिया, एक बड़ा इन्वेस्टमेंट था, अब वो हो गया, अब उसको लिक्विडेट करना बहुत मुश्किल है। काफ़ी, हाँ। अब मैं लिक्विडेट करने जाऊँ तो मैं सेलर ढूँढूँ, 10 लोगों से बात करूँ, प्राइस हुँ। नेगोशिएट करूँ, फिर एक दिन जाऊँ, रजिस्ट्री कराऊँ, इतनी ईज़ी नहीं है है मतलब, ना? हाँ। पेमेंट्स लूँ, टैक्सेस पे करूँ, तो वो काफ़ी मुश्किल हो गया। तो वो एक ऐसा इन्वेस्टमेंट हो गया कि मैं तभी शायद बेचूँ जब मेरे ऊपर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आए कि नहीं भाई अब हाँ, तो हाँ, पैसा हाँ, निकालना ही पड़ेगा। निकालना पड़ेगा। जब तक वो नहीं आता है तब तक तब वो तक क्यों करना? क्यों करना, हुँ। है ना? तो अब वो मेरे पास पैसा है भी नहीं तो मैं उसे ट्रीट भी नहीं करता, मेरे बैंक अकाउंट में शो भी नहीं करता, तो मुझे ऐसे अर्ज भी नहीं होती अर्ज़ है नहीं हो रही, हाँ। कि भाई गाड़ी ले लेता हूँ। हाँ, हाँ, सही बात है। है ना? क्योंकि दिखता रहता है तो लगता दिखता है है। अरे तो इसको बोल सकते हैं पोस्टपोनमेंट ऑफ हाँ, सेलिंग, मतलब अपन सेलिंग को जितना टफ करते आ रहे हैं, हाँ, जितना मैं सेलिंग को टफ करूँगा उतनी मेरी वेल्थ बनेगी। देखिए बेसिकली लैंड में, रियल एस्टेट में जो लोगों ने विप्रो में पैसे बनाए हैं, या जो बोलते हैं कि 1970, 80 में, 90 में जिन्होंने इन्वेस्ट किया, एचडीएफसी बैंक में जिन्होंने इन्वेस्ट किया, उन्होंने पैसे बनाए, उनका रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ़ यही है कि वो बेच नहीं पा रहे थे। बेचना टफ था उस टाइम पे, वहाँ पे उस टाइम कॉल करना था ब्रोकर के पास, वो वहाँ पे जाके एक डीलर जाता था वहाँ पे एक्चुअली बीएसई में, फिर वो सेल करते थे, बाय करते थे, इट वाज़ अ टफ कम्बल्सरी प्रोसेस था बेसिकली। तो उतना ही सेलिंग अब आज तो क्या है, क्लिक किया, क्लिक ऑफ में इससे एक बटन में सेल हो जाता है। तो आप वैसे वही कर रहे हैं कि वही अप्रोच अपना के हम इसको एक जितना मैं टफ है सेल करना उतना अच्छा है बेसिकली। इसे मैं लोगों को बोलता हूँ कि भाई आप एसआईपी बैंक से करो। ओके। हाँ, आप बैंक से एसआईपी कराओ और उसको बोल दो कि भाई मुझे 3 महीने में रिपोर्ट भेजा करो। 3 महीने, 6 महीने क्वार्टरली रिपोर्ट, एनुअली रिपोर्ट कि भाई कैसा परफॉर्म कर रहा है, कितने रिटर्न आए, है ना? वो आप फ़ोन वाला सिस्टम ही बंद कर दो।
प्रॉब्लम क्या होती है, जो लोग फ़ोन से एसआईपी करते हैं, म्यूचुअल फंड करते हैं, वो रोज़ सुबह 9:30 बजे खोल देते हैं कि अरे आज इतना ऊपर है, आज इतना नीचे है। तो फिर वो एक सेंटिमेंट बना रहता है कि लेकिन भाई मजा आता है, लेकिन ऐसा मजा आता है कि हाँ भाई आज देखा मैंने, अच्छा आज मेरा हाँ, आज मेरा पोर्टफोलियो अच्छा है, ऐसा अच्छा फील वो आता है ऐसे में फील गुड है, बट हाँ मुझे लगता है डिसिप्लिन बनाना है, हाँ तो हाँ आप क्यों क्यों करना? करना, अगर हाँ आपको हाँ पता ही है कि भाई नहीं बेचना, हाँ हाँ तो हाँ आप क्या करोगे क्या हर दिन करोगे, पता करके? करेक्ट करेक्ट है ना? जैसे मेरा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट है, हर दिन थोड़ी जाता हूँ मैं भाव हाँ को पता करने। नहीं, साल और पता उसमें तो पता ही नहीं चलता, अनस्ट्रक्चर्ड मार्केट, अनस्ट्रक्चर्ड मार्केट है तो पता ही नहीं चलता है कि हाँ, यार वो कौन मतलब कौन बायर है कौन सेलर है, मतलब करेक्ट, कहीं पता ही नहीं है। करेक्ट, करेक्ट। तो तो काफ़ी सारे लोग मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि भाई आप बैंक में जाओ, वहाँ पे ऑटो मैंडेट सेटअप करा दो, मतलब वो ट्रस्टेबल होना चाहिए जो भी आपका आरएम है, आ रहे हैं, एंड 3 महीने में आप वो रिपोर्ट मंगा लिया करो, उसे देखा करो और बस छोड़ दो। ये भी सही है। तो ये इसमें काफी अच्छा एक टाइप का मतलब अच्छा है, मतलब इसमें भी एक डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा। रोज़ आपको दिखेगा नहीं तो आप ज़्यादा परेशान नहीं हाँ होगे। मन नहीं करेगा कि आज नहीं करेगा कि बेचना है मेरे को, बेचना हाँ, है मेरे को, बेचना है, हाँ, खरीदना है। ऐसे कभी काफी टाइम ऐसा, मतलब मैं अपने लाइव एग्जांपल देता हूँ कि कभी ऐसा हुआ है कि जहां मैंने बोला कि यार आज मेरे को लग रहा है मार्केट अभी 2-3 अपन जब एनालाइज करते लगता है कि यार मार्केट अब गिर रहा है, तो मेरे को लगता है 1000-2000 पॉइंट यहाँ से गिर जाएगा, तो मैं बेच देता हूँ और फिर नीचे खरीद लूंगा। वो कभी नीचे खरीद ही नहीं पाते हैं अपन, क्योंकि अपने को पता ही नहीं बॉटम कहाँ बना। हाँ, और म्यूचुअल फंड में तो एग्जिट लोड लगता है, बहुत प्रॉब्लम है हाँ कि आप 1% 2% हाँ कितना एग्जिट भी लोड, एग्जिट लोड होता है, हाँ 1 साल से पहले आपने हाँ बेचा, तो हाँ लोग वो समझ ही नहीं पाते हैं कि यार एग्जिट लोड भी कोई चीज़ होती है। तो म्यूचुअल फंड तो कभी नहीं, स्टॉक तो चलो फिर भी समझ में आता है कि आपने बेच नहीं, दिया। लेकिन आप री एंट्री करना बहुत, इसमें क्या होता है अपने को मन में ही होता है कि हमने यहाँ पे बेचा और मैं यहाँ नीचे खरीदूंगा, बट वो खरीद नहीं पाते हैं, क्योंकि हम वो पता ही नहीं होता है कि कहाँ है। तो मैं आपको बताता हूँ रिलायंस की स्टोरी। मार्च में जो कोविड क्रैश आया, रिलायंस का स्टॉक 900 रुपये तक आया। हाँ बिल्कुल अभी क्या, प्री स्प्लिट की बात हाँ है, अभी बिल्कुल तो बिल्कुल 2600 है अभी तो, हाँ हाँ 2600, 2627, हाँ 800 रुपये पे आया। मैंने बोला आज खरीदूंगा, और मैंने ध्यान नहीं दिया वो सैटरडे था। मैंने फंड वंड ऐड करे, मैंने कहा खरीद नहीं रहा है, फिर मैंने देखा अच्छा तो मार्केट बंद है। मंडे को वो थोड़ा ऊपर हो गया और बढ़ा भी ऐसे 50 पॉइंट सीधे। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं। उस टाइम मार्क जुबर्ग मतलब फेसबुक ने, मेटा ने इन्वेस्ट किया हाँ था वहाँ हाँ पे, हाँ, हाँ हाँ तो मतलब ओवरऑल रिकवरी हाँ आने हाँ लगी यस मार्केट यस में। यस यस मैंने करेक्ट, बोला कि चलो अब वापस से आएगा ना, तब तब ले खरीदेंगे। लूंगा, हाँ वो दिन है, आज का दिन है, रिलायंस मेरे पोर्टफोलियो में है ही नहीं। मैं वेट ही करता रह वेट ही गया करेगा, कि गिरेगा तो खरीदेंगे, गिरेगा नहीं तो तो खरीद खरीदेंगे। वो कभी गिरा ही नहीं और करेगा वहां से नहीं। रिकवरी आ गई। इसलिए एसआईपी और म्यूचुअल फंड का एक ये तो कि आपको हर लेवल पे बाय हो रहा है, बाय हो रहा है। हर लेवल पे स्टेप अप हो रहा है, कम से कम कुछ तो हो रहा है, कुछ नहीं से कुछ तो हो रहा है, मतलब दैट्स अ बेस्ट पार्ट ऑफ दिस थिंग। अब जब मैं बात करता हूँ कि इसमें आप कह रहे हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग इंट्राडे को लेकिन आप प्रपोर्ट नहीं करते हैं। अब जैसे कोई यंग है जिनके पास कैपिटल नहीं है, जिस एग्जांपल आप आज जैसे आप बात करते हैं कि जो यंग ट्रेडर हैं जिनका पैसे अभी नहीं है, स्टूडेंट हैं, वो कैसे करें, वो उनको क्या ये ऑप्शन ट्रेडिंग कर जाना चाहिए था? पहला क्वेश्चन है मेरा, ऑप्शन ट्रेडिंग में जाना चाहिए एक। और दूसरा है प्रॉप ट्रेडिंग को लेके काफ़ी अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है, अगर आपने सुना होगा कि लोग फंड मिलता है 5x 10x, जो भी आपका ब्रोकर से रिलेशन है वो देते हैं, तो वो करना चाहिए। और दूसरा तीसरा क्या है, अभी उस पर भी क्या हो गया है कि अभी रिसेंटली एक बड़े ब्रोकर जो प्रॉप डेस्क करते हैं, इंडिया के बड़े ब्रोकर हैं, उनका उसके किसी टीम लीडर से एक स्कैम हुआ है सूरत में, तो वो भग गया है जो लोगों का पैसे लेके। तो अब वैसा कर मतलब ये रिस्क भी है इसके साथ, तो क्या ओवरऑल क्या कहेंगे कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए? अगर नया पैसा है, मेरे पास कम पैसे हैं, तो क्या करना चाहिए जो 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 नए लोग हैं? सर अगर कोई आ रहा है यंग इंसान जिसका पैसे नहीं है, और मैं आपको अपनी कहानी बता रहा हूँ जो मैंने करा है, और जो मैंने करा है तो आपसे हो जाएगा स्टॉक मार्केट के अंदर। आपके पास पैसे नहीं है तो आप पैसे बनाने के लिए मार्केट में मत आओ, आप सीखने के लिए आओ। और जब आपके पास पैसे नहीं है तो आप ट्राई करो कि आप दूसरों के लिए काम करो। जैसे अगर कोई है 20-21 साल का है, आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का सर्टिफिकेट ले लो, आप सीबी रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, या फिर कोई भी आप सर्टिफिकेशन ले सकते हो, स्टार्ट वर्किंग विद पीपल। अगर आप स्टार्ट हो, हर इंसान ढूंढ रहा है यंग पैशनेट लोग। कौन सा ब्रोकर फर्म है जो नहीं चाहेगा कि मैं एक 21 साल के बच्चे को हायर करूं सही बात है। जो अब मेरे बिजनेस को पुश करने में हेल्प करे। बहुत हैवी डिमांड है यंग टैलेंट की, तो आप उनके लिए काम करना स्टार्ट करो। आपको सैलरी भी देंगे, आपको सीखने के लिए मिलेगा। और मैंने करा है, जब मुझे लगा स्टॉक मार्केट करना है मुझे, तो आई स्टार्टेड सर्चिंग जॉब इन स्टॉक मार्केट कि भाई एक जॉब करते हैं। बिकॉज अभी दिक्कत क्या होती है, लोग वो बड़ी गाड़ी वाली दुबई ट्रेडर्स की वो देखते रहते हैं रील्स, और उसमें हाँ उन्हें लगता है बस, वो देखो, वो है ना? एक वो तो क्या एक ही गाड़ी है, वो हर हाँ हर हाँ, कोई वही डाल बस रहा है। बस तो वो आप, वो बीच में ये भी आता है कि हाँ नंबर प्लेट सबकी सेम कैसे हो हाँ सकती हाँ, है?
तो तो आप वहां से बैठ के ना नहीं सीख सकते हो, हाँ आप हाथ में फोन लेके ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट नहीं सीख सकते हो, आपको काम करना पड़ेगा, बिकॉज आप स्क्रीन के इस साइड बैठे हो, आपको जो स्क्रीन के इस साइड लोग जो बना रहे हैं ना वो सब वहां जाना पड़ेगा। कैसे जा सकते हो? आप जॉब करो उनके साथ, काम करो उनके लिए। मैंने क्या करा, मैंने एक स्क्रिप्ट राइटिंग की जॉब करी, यूट्यूबर हैं भरत शंकर जी, तो उनके साथ, उनके 1 मिलियन सब्सक्राइबर थे यूट्यूब पे, अभी भी हैं, अब तो और ज़्यादा है। तो मैंने उनके लिए स्क्रिप्ट राइटिंग करी 6 महीने। अब 6 महीने में मुझे स्टॉक मार्केट के प्रोस कॉन्स, कंटेंट कैसे बनता है, क्या बोलना होता है, क्या नहीं बोलना होता है, बोल देने में क्या क्या एक्शंस हो जाते हैं, कब केस आता है, क्या कब क्या नोटिस आता है, कब मेल आता है, कौन वीडियो को हटाने के लिए कौन, हाँ सब कुछ मुझे पता चल गया। तो दूसरी मैंने जॉब करी, वो एक फाइनेंस स्टार्टअप था स्टॉक मार्केट का, मैंने वहाँ पे जॉब करी, मैंने सेल्स सीखा, लोगों की साइकोलॉजी के बारे में बहुत समझ में आया, कस्टमर के नीड्स के बारे में समझ में आया। तो अगर आप यंग हो, स्टॉक मार्केट को लेकर पैशनेट हो, तो डूइंग जॉब्स इन दैट सेक्टर से अच्छा कुछ है ही नहीं, बिकॉज आप सोचो आपके पास कैपिटल नहीं है, तो आप क्या ट्रेड तो कर नहीं पाओगे। आप अगर जॉब कर रहे हो, आपको महीने का 30 40 50 हज़ार रुपये मिल रहा है, आपको सीखने के लिए मिल रहा है ना, सैलरी की वैल्यू नहीं है, वैल्यू ये है कि आपको जो सीखोगे। मैं आज अगर मैंने वो 2 जॉब्स ना करी होती तो शायद मैं यहाँ पे नहीं होता। तो अगर आप एक मतलब स्टॉक मार्केट के अंदर आ रहे हो, यंग हो, आप सिर्फ सोचते हो कि मैं कंटेंट देख के और बहुत आसानी से पैसा बना लूंगा, हम्म, आसान पैसा है ही नहीं, है ना। हम्म, अगर आप मैं बोलता हूँ कि अगर आप एज अ मर्द पैदा हुए हो, तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, है ना। फिर चाहे वो स्टॉक मार्केट की फील्ड में हो, जॉब करनी पड़ेगी, बहुत कुछ करना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा। एंड स्टॉक मार्केट भी उतना ही मुश्किल है जितना एक डॉक्टर बनना है, जितना एक सीए बनना है, जितना एक अच्छा इंजीनियर बनना है। और बनने के बाद भी आप कितना पैसा कमाओगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। ये 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए के सैलरी वाले भी इंजीनियर होते हैं साल के, और 4 करोड़ वाले भी होते हैं, इंडियन है होते ना। तो करेक्ट। स्टॉक मार्केट में भी वैसे ही लोग हैं, दिन का 1,000 रुपये कमाने वाले भी, महीने का 15,000 रुपये कमाने वाले भी लोग हैं, वो 15 करोड़ वाले भी हैं। 15 करोड़ रुपए महीने का कमाने वाले भी लोग हैं। तो कितना सक्सेसफुल होगी आपके पर्सनल कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। और अगर आप टॉप एक्सपर्ट्स के साथ काम करते हो, तो मार्केट में आपको जो झूठ हैं उनके बारे में पता चलता है, क्योंकि आप अगर स्क्रीन के इस साइड बैठे हो ना, आपको बहुत सारे झूठ बताए जाते हैं जो सच नहीं है, बट जब आप उनके साथ काम करते हो तो आपको पता और समझ में हाँ वो आता है। छला हुआ मतलब बेसिकली, हाँ हाँ, क्या है, हाँ हाँ, हाँ कि हाँ क्या गलत है, क्या हाँ सही हाँ है ना। तो वो सारी चीजें पता एक एक चलती हैं। मार्केट में एक बड़ा कोड भी है कि जो दिख रहा है वो है नहीं, जो है वो दिखता नहीं। हाँ, नहीं दिखता है, मतलब हाँ बहुत सारी ऐसी चीजें जो मैं नहीं बोल सकता हूँ, हम्म, बिकॉज इंडस्ट्री ही ऐसे चलती है और कोई नहीं बोल सकता है। हाँ हर इंडस्ट्री के कुछ ना कुछ सीक्रेट्स होते हाँ हैं, या हाँ फिर हाँ कुछ चीजें होती है जो पब्लिकली नहीं बताता है कोई भी हाँ इंसान, है हाँ ना। हाँ हाँ वो फिर इंडस्ट्री ही ऐसे काम करती है, अगर आप सही सिस्टम बात है। में रहना है तो आपको भी वही बोलना वैसे पड़ेगा जो वैसे ही सबको करना, बोलना करेक्ट करेक्ट है ना। करेक्ट। तो दोनों जगह पे आप काम करोगे तो सीखने को बहुत मिलेगा, तो और जो अभी इन्वेस्ट। स्कैम हो रहे हैं और ये सबसे बचने के मतलब आपका कोई कोई टिप्स की ऑप्शन, अभी प्रॉप ट्रेडिंग वाला आप रिकमेंड नहीं करेंगे, नहीं करना चाहिए किसी को भी, मैं जो भी यंगस्टर्स हैं उनको नहीं करना चाहिए, हाँ, आपका पैसा नहीं है, पैसा बनाओ और फिर पैसा बना के आप प्रॉप में जाएं कि नहीं जाएं, कि हाँ, वो कि खुद का ही करें क्या देखो, आप। अगर कोई इंसान आ रहा है बिना पैसे के, तो द बेस्ट थिंग इज कि आपके पास खोने को कुछ है ही नहीं, क्या ही खो दोगे आप। सही बात है। पैसा नहीं लेके आए और बहुत लकी हो, आपके पास 10 15 20 हज़ार रुपए, आपसे लकी कोई है ही नहीं। बिकॉज आप हर चीज करो ना, आप प्रॉप फर्म में ट्राई कर लो, है ना। आप 10 तरीके ट्राई करो। मैं आपको बताता हूँ, आज मैं स्टॉक मार्केट एजुकेटर हूँ, लोग मुझे स्टॉक मार्केट के नाम से जानते हैं। मैंने 10 चीज़ें ट्राई करी है। मैंने गेमिंग ट्राई करी है, मैंने 8 8 घंटे गेम की स्ट्रीम करी है, मैंने डोमेन सेलिंग ट्राई करी है, मैंने ब्लॉगिंग ट्राई करी है, मैंने ऐप डेवलपमेंट ट्राई करा है, जो एप्पल स्टूडियोज होते 2 3 महीने मेहनत करी है, और हर चीज़ में 3 3 महीने टाइम दिया होगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने करी, नहीं चला। हम्म, अल्टीमेटली आई केम इनटू स्टॉक मार्केट, कंटेंट बनाया, चल गया। एक एक अच्छा कहो कि अपने को अपॉर्चुनिटी का हर जगह नॉक करना है, पता नहीं अब कौन सा ट्रिगर हो जाए और कौन सा अपने करेक्ट, लिए बनाए, अपने लिए करेक्ट, बनाए। करेक्ट। तो हर चीज़ ट्राई करो आप, होने के लिए क्या ही है, कुछ नहीं है ना। सीखोगे आप, फेलियर थोड़ी होता है, उसको सीखना बोलते हैं। इफ यू आर 20 21 यूथ में हो, तो भाई जितना जल्दी आप चीज़ों को सीखोगे उतना जल्दी बढ़िया रहेगा। और उस टाइम पे इतना पैशन भी है कि हम सीख भी सकते हैं, और हाँ, अगर है मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है। रिस्पॉन्सिबल करेक्ट। बिकॉज मुझे लगता है अगर आप 20 21 22 में बन पाए, एंड इट इज़ अबाउट लाइफ इन एवरी पर्सपेक्टिव। अगर आप 20 21 22 में खुद को फिट नहीं रख पा रहे हो, खुद को डिसिप्लिन नहीं रख पा रहे हो, पैसे नहीं बचा पा रहे हो, तो आप कभी नहीं बचा पाओगे, बिकॉज योर प्रॉब्लम्स आर गोइंग टू बी वर्स। आप आज 21 साल में इतना बिजी हो कि आप जिम नहीं जा पा रहे हो, तो आप कभी नहीं जा पाओगे। अगर आप आज बैचलर होके पैसे नहीं बचा पा रहे हो, आप जिंदगी में कभी नहीं बचा पाओगे। तो दीज आर फॉर्मिंग ईयर्स, डिसिप्लिन बनता है, और जो इन सालों में बन गया, आप वही इंसान रहने वाले हो। जो हैबिट्स बन गई, जो फाइनेंशियल हैबिट्स बन गई हैबिट्स वो। बन गई। अगर आप कि 21 22 साल में अगर आप फिट नहीं हो, आप जिंदगी में कभी नहीं हो पाओगे, बिकॉज आपकी लाइफ बिजी होने वाली है ना। आप आज पैसे नहीं बचा पा रहे हो, 50 हज़ार 60 हज़ार कमाते हो, कुछ नहीं बचता।
कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आपके पास। कल आपके पास वाइफ होगी, आपके पास बच्चे होंगे, आप उनकी फीस भरनी हो, कैसे करोगे आप? ये तो बेस्ट टाइम है। करेक्ट, इससे आसान जिंदगी थोड़ी होगी कभी, हम्म, और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने वाली है, बढ़ने राइट। वाली है। तो ये तो बेस्ट टाइम है, जो करना है हम्म, अभी आप कर सकते हो, जितना फोकस के साथ कर Okay, सकते हो, बेस्ट टाइम है। सबसे ज्यादा एनर्जी आपके पास, करेक्ट है। थकते नहीं हो आप। तो दैट्स अ बेस्ट पार्ट इन लुकिंग आफ्टर दैट थिंग। और आपको क्या लगता है कि इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में, अगर आपने बताया मेरे को सोल्यूशन, आपने आंसर भी दिया कि इन्वेस्टिंग करना चाहिए, तो अगर हम नए हैं तो हमें पहले स्टार्टिंग में म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करना चाहिए कि एज ए स्टॉक्स में भी हम उसमें जा सकते हैं, स्टॉक्स में भी? तो देखो, नए मैं दो क्राइटेरिया को नए मानता हूँ। एक तो जो लोग कमा रहे हैं, है ना, जिनकी कुछ इनकम है, आप ट्राई करो, आप स्टार्ट करो विद म्यूचुअल फंड। और आप स्टार्ट क्या करो, आप रखो। देखो, म्यूचुअल फंड या SIP आप ETF में करो, चाहे म्यूचुअल फंड में, दोनों ही चीज़ें आपके लिए है। एक ऐसी फाइनेंशियल हैबिट है जो अगर आपने शुरू कर दी तो वो आपको 30 साल बाद बहुत पैसा बना के देगी। और जो लोग बोलते हैं कि भाई SIP करेंगे रुचित, 30 साल कौन वेट करेगा भाई? जिंदगी में 30 साल मतलब मेरी उम्र के हिसाब से लगता है कि बहुत बड़ी बात है, बट मुझे अभी लगता है कि यार मैंने अभी तो अपना 12th का एग्जाम दिया था, या फिर कोविड आया हुआ था, मैं कॉलेज में था, मैं स्कूल जाता हाँ, था। सही बात। 6-7 4-5 साल कैसे जिंदगी के बीते मुझे नहीं पता भी पता नहीं है। चला, हाँ। और अगर आपको लगता है ना 30 साल कैसे बीतते हैं, जो जो अपने 50s में होगा ना, 60s में होगा, उनसे जाके पूछना कि 30 साल गए आपको पता चला, बोलेंगे नहीं, अभी तो मैं जवान था। तो नहीं पता चलने वाला है। एंड SIP में मैं क्या कह रहा हूँ, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ कि भाई आप पार्टी मत करो, आप घूमने मत जाओ, सब कुछ बंद करके आप इन्वेस्ट कर दो। नहीं, मैं बोल रही हूँ, अरे आपकी जो भी इनकम है, पोर्शन ऑफ योर पोर्शन ऑफ, अर्निंग्स आप हाँ, डालें। 5,000 रुपये कर दो, 50-60 हम्म, हज़ार रुपये कमा रहे हो, हम्म, कितना आपका हुआ? 10%, हम्म, 7% ऑफ सैलरी। हम्म, इतना तो आप बचा ही सकते हो ना। हम्म, और अगर आपने ये अमाउंट, और इट इज़ अ वेरी मिनिमल अमाउंट ना, मतलब मुझे लगता है कि अगर 5-6 हज़ार रुपये, तो अगर आप कहीं फैंसी डिनर करने चले जाओ तो वहाँ भी हो जाएगा। पैसे लग तो जाते हैं। ऑल आई एम सेइंग कि भाई दिन महीने में 4 बार जाने की जगह 3 बार आप चले 3 जाओ, बार चले जाओ, है ना? करेक्ट, करेक्ट, हर करेक्ट। वीकेंड पे मूवी देखने जाने से अच्छा है 2 बार चले 2 बार जाओ। चले जाओ। तो ये सारा छोटा मोटा अगर आप डिसिप्लिन बना पाते हो, तो हम्म, आपके पास एक, आपको कभी ना हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। हम्म, इस जनरेशन में और प्रीवियस जनरेशन में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। मेरे पेरेंट की जनरेशन ना कभी हाथ नहीं फैलाती थी किसी के सामने, और उन्हें बहुत ना शर्म आती थी कि कभी पैसे मांगने पड़ गए तो वो उनकी रेपुटेशन के ऊपर है कि भाई हमें कैसे पैसों की जरूरत है। तो वो हमेशा बचा के चलते थे कि सेविंग करनी है, कभी भी मतलब अगर जरूरत नहीं तब भी कि रखना है पैसा, कभी भी इमरजेंसी पड़ सकती है। आज की डेट में जो यूथ है या फिर जनरेशन है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। दे हैव क्रेडिट कार्ड्स कि भाई ले लेंगे लोन, कर लेंगे। तो आप ये समझो कि आपको कब हाथ फैलाना पड़ जाए, कोई, यू नेवर नो। यू नेवर नो। एंड आप ये समझो, अगर आपके पास सेविंग्स नहीं है, पहले की नौकरियां और अब की नौकरियों में बहुत डिफरेंस है। आप अगर स्टार्ट कर रहे हो 20 पे, 50 पे पहुंचते हो, आपको 50 साल पे कंपनी तभी रखेगी जब आप खुद को अपडेटेड रख पाओगे। क्योंकि एक 50 साल से इंसान को हायर करना, क्योंकि आप इतना ग्रो कर रहे हो, आपको एक बहुत हैवी हेवी सैलरी सैलरी पे देनी होता है, पड़ेगी। हाँ, हाँ। वर्सेस अगर उनको लगता है, कंपनी को रियलाइज होता है कि यार ये काम तो एक 30 25 साल साल का, का भी कर 25 लेगा, 30 साल, 30 साल हाँ। का भी कर लेगा, तो जो बहुत कम सैलरी ले रहा है, तो आपको नहीं रखा वो जाएगा। रिप्लेस कर देंगे हाँ, उसको, अभी आप ये चीज़ ऑब्जर्व करो, जितने लोग भी, जैसे एक फनी चीज़ है कि भाई जब मेरा पैसे कमाने का टाइम आया, तब लोगों को डिग्री नहीं स्किल चाहिए, हाँ, है हाँ, ना? सही बात है, कि सही आज तक डिग्री चल रही है, थी, हाँ। आप जब, अब स्किल चाहिए अब। आप लोगों को स्किल चाहिए, तो हाँ, आप लोगों को स्किल चाहिए। अब आप अगर आप देखोगे, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर को छोड़ के जो प्राइवेट सेक्टर है, इसमें एवरेज एज कम होती जा रही है। करेक्ट, जो एवरेज एज 40-50 हुआ कर रही थी, अब वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि अब काम ऐसा हो गया, इतना डायनेमिक है, इतना हर दिन चेंज हो रहा है कि अगर आप नहीं जानते हो AI और ये सारी चीज़ें नहीं जानते हो, और यंग टैलेंट की खासियत ही होती है, दे आर वेरी डायनेमिक। नई चीज़ आती है वो तुरंत सीख लेंगे। जैसे अगर 50s में है तो लोगों को नहीं पता होगा कि भाई कैसे कैसे मैकबुक यूज़ कैसे करते करें, हैं, हाँ, कैसे सही बात। शेयरिंग, एयर ड्रॉप क्या होता हाँ, है ना? जो आज की डेट में होगा 25-26 से AI वो भी तो आता ये भी होगा, पता है, हाँ। वो तुरंत AI का यूज़ करेगा, हो गया सर। हो गया। तो ये प्रॉब्लम है। तो अगर आप वो बनाओगे ना, SIP करते हो, तो आपको कभी हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। आपके पास रहेगा एक कॉर्पस, रिटायरमेंट कॉर्पस, जहाँ पे आपको अपने जो 50s का 60s का टाइम है, बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। और वही है, क्या लग रहा है, छोटा पोर्शन कर दो ना, क्या प्रॉब्लम है? तो म्यूचुअल फंड सही है। म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड बहुत सही है। आप और ETF भी कर सकते हो। और आप अगर स्टॉक मार्केट में अगर थोड़ा बहुत आप खुद से करें, अगर आप, मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा अगर आप टाइम आपके पास है, थोड़ा सा अगर आप
अपने उसमें स्टडी कर सकते हो, चार्ट्स देख सकते हो, टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हो, फिर आप स्टॉक में भी जाना चाहिए आप। हाँ, स्टॉक में जाना चाहिए। इसमें मेरा जो व्यू ये रहता है कि आप एक रेगुलर एसआईपी करो, वो आपकी फिक्स्ड होनी चाहिए ओके। एंड वो अपने आप कटती रहनी चाहिए, वो एक डिसिप्लिन फॉर्म में होनी चाहिए। मैं वही रिकमेंड करूँगा, बैंक से कराओ, है ना? हर 3 महीने में आपको रिपोर्ट आती रहे। उसके बाद यू कैन इन्वेस्ट इन स्टॉक्स एंड स्टॉक्स में खास बात क्या है कि वो आपकी ज़िंदगी बदल देने का पोटेंशियल रखती हैं। ओके। कोई भी बड़ा इंसान अगर आप देखोगे, वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला, टाइटन में इन्वेस्ट करा था, ल्यूपिन में करा था, टाटा मोटर्स में करा था, तो लाइफ चेंजिंग मनी जो बनता है स्टॉक मार्केट में, वो स्टॉक्स में बनता है। म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं, 50-60 में यू विल हैव मनी, बट लाइफस्टाइल अपग्रेड हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये नहीं होगा कि नहीं भाई होगा। आपका पैसा बन के आप ऑल्टो हाँ, मतलब चलते थे, बेसिकली आप वो ऐसा हो जाएगा कि वेल्थ आपका वेल्थ बन जाएगा, लेकिन आप हाँ, ऐसे मैसिव वेल्थ नहीं बनेगा हाँ, जिससे आपको बहुत हाँ, ज़्यादा हाँ, ग्रोथ है, आपको एवरीथिंग हाँ, टर्न एंड अराउंड। ऑफ कोर्स दैट कम्स विद द रिस्क, है ना? ऑब्वियसली। तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ हर इंसान से कि आप जिस सेक्टर में काम करते हो, आप जिस इंडस्ट्री में काम करते हो, उस सेक्टर की आप कुछ अच्छी कंपनीज आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। और कोई जल्दी नहीं है, कहीं नहीं जा रहा है मार्केट। आप अगर साल की एक कंपनी भी चुनते हो ना कि भाई ये कंपनी अच्छी लग रही है, तो वो भी बहुत है। रोचित भाई, एक आपसे बात कहेंगे कि आपसे पूछने में चाहेंगे कि जैसे आप के हिसाब से लास्ट 3-4 सालों में आपके बेस्ट, वैसे क्या बेस्ट मोमेंट स्टॉक को लेके, स्टॉक मार्केट को लेके, एक बेस्ट की या बेस्ट ट्रेड या बेस्ट मोमेंट, और एक वर्स्ट वर्स्ट ट्रेड वर्स्ट मोमेंट, क्या क्या कौन सर मैं सा आपको क्या? दोनों बताता हूँ। कोविड के अंदर मैंने टाटा मोटर्स खरीदा था 120 रुपये में। मैं स्विंग ट्रेडिंग करता था उस टाइम पे, मुझे ब्रेकआउट मिला, मैंने खरीदा। मैंने उसे बेचा 280 रुपये पे। लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉफिट था स्विंग ट्रेडिंग का, इट वाज 1.2 लाख समथिंग। तो मैं बहुत खुश हुआ कि भाई इतना बड़ा प्रॉफिट बनाया। बट अब वो मेरा बहुत बड़ा रिग्रेट है। 1100 को क्या आ गया, अभी 800 1100 चल रहा है। क्या आ गया भाई, हमने 280 में बेच के निकाला। मतलब हाँ। वो जो उस टाइम सेलिब्रेशन का मोमेंट था, वो रिग्रेट का मोमेंट हो गया। बेस्ट स्टॉक जिसको बोलते हैं ना, जिसने मुझे बना दिया, एक कंपनी है बीसीजी करके। अब तो एक फ्रॉड फ्रॉड कंपनी कंपनी, है, हाँ हाँ हाँ। बट 2021 के अंदर वो 5 रुपए पे स्टॉक चलता था। हाँ मैंने उस टाइम पे नया नया फंडामेंटल से सीखा था। हाँ। अब मुझे नहीं पता था फाइनेंशियल्स मैनिपुलेट होते हैं, ये सारी चीज़ें मुझे नहीं पता थी, बट मैंने सीखा था फंडामेंटल से। मैंने पी रेशियो देखा उसका 3 का। मैंने कहा यार 3 का पी रेशियो, वाओ। रिटर्न ऑन इक्विटी 20%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 30%, प्रॉफिट हर कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है, हर एक चीज़ देख रहा हूँ कंपनी के अंदर अच्छी है। एंड मैंने बोला ये तो बहुत अच्छी कंपनी है, और मैंने खुद ढूंढी। तो मैंने सोचा कि चलो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। और नए इंसान का एक फैसिनेशन होता है टुवर्ड्स पेनी स्टॉक। ये कॉमन चीज़ है जो होती सही बात है, सही है बात ना? है। कि भाई 5 रुपए का खरीदेंगे तो ज़्यादा पैसे ज़्यादा बनेंगे। ज़्यादा ऑल्दो पैसे इट इज़ बनेंगे। नॉट ट्रू, बट उस ट्रू टाइम नहीं पे है, हाँ। लगता है। उस लगता टाइम है, पे एक हाँ, फीलिंग करेक्ट। आती है कि यार 2500 का रिलायंस खरीद के क्या ही पैसा बना लेंगे हम। हाँ। 2 रुपए का बताओ ना कुछ। तो मैंने भी सोचा है 5 रुपए की कंपनी है, बढ़िया खरीदते हैं। मैंने कुछ 30,000 रुपए करीब उसके अंदर डाले, 33,000 रुपए। 6 महीने में स्टॉक 5 रुपए से 200 रुपए चला गया। एंड मैंने 181 रुपीज़ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। वो 30,000 रुपये का कैपिटल हो गया 11 लाख रुपए, है ना? तो वो मुझे समझ में आया कि भाई मैं क्या करता था, ट्रेडिंग, इससे बेटर पैसा कैसे बन सकता है। और विदाउट एनी एफर्ट्स मैंने इन्वेस्ट करा और इतना बड़ा अमाउंट निकला। उसके बाद मैंने मल्टी बैगर इन्वेस्टिंग स्टार्ट करी कि भाई मैं अच्छी स्मॉल कैप कंपनीज को आइडेंटिफाई करूंगा और उनके अंदर इन्वेस्ट करके आई विल मेक सम गुड मनी। तो मैं सबको भी रिकमेंड करता हूँ कि आप जिस भी सेक्टर के अंदर हो ना, आप उस सेक्टर की बढ़िया कंपनी ढूंढो, क्योंकि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन एज है वो किसी और के पास नहीं। तो आपके हिसाब से क्या, कैसे मल्टीबैगर ढूंढने का कोई वो बता? हाँ। लेट्स से यू आर अ डॉक्टर और यू आर अ फार्मासिस्ट। आपके पास मेडिसिन की इतनी नॉलेज इतनी मेरे पास नहीं है, आप सीईओ, आपको भी नहीं होगी। कोई भी नया प्लेयर मार्केट के अंदर आता है, आपको सबसे पहले पता चलेगा कितनी इफेक्टिव है, क्योंकि प्रोडक्ट की रियलिटी आपको पता है ना। मार्केटिंग क्या हो रही है कि भाई 5 मिनट में ऐसा हो जाएगा, वो अलग चीज़ है। आपको पता है ना कि सच में हाँ, काम कर रियलिटी रही क्या है, है, ऑन ग्राउंड क्या रियलिटी ऑन रियलिटी है। ग्राउंड क्या हाँ। रियलिटी है। तो अगर आपको प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है, अच्छा लगता है, देन यू कैन इन्वेस्ट इन दैट कंपनी। ऑफ कोर्स उसमें फंडामेंटल्स आपको एक बार देखने पड़ेंगे और उसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप आईटी के अंदर काम करते हो, मैन्युफैक्चरिंग में काम करते हो, आपको पता होगा कि बेस्ट कंपनी कौन सी है जो इस टाइम पे एआई पे सबसे ज़्यादा काम कर रही है। नहीं पता होगा, पता करा सकते हो, बिकॉज यू आर इन दैट कनेक्शन, यू आर इन दैट जोन। बट प्रॉब्लम क्या होती है, लोग नहीं करते हैं। मैं आपको पंकज जी किस्सा बताता हूँ। अब मुझसे काफ़ी लोग मिलते रहते हैं स्टॉक मार्केट के लिए, जिनको नहीं समझ में आता है। तो फादर के एक फ्रेंड है मेरे होम टाउन में, तो उन्होंने बोला रुचित ब्रांच में आके मिलो। तो उन्होंने बोला रुचित मुझे भी स्टॉक मार्केट करना है, कुछ बढ़िया स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। मैंने बोला सर आप तो बैंक में मैनेजर हो एचडीएफसी में, हाँ।
आपको तो बैंकिंग स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, और करा क्यों नहीं आपने? तो 20 साल करा होता तो आज आप बहुत पैसा जैसे बैंक में करते तो वहाँ उसने वेल्थ बनाया। मैंने बोला सर आप एम्प्लॉयर पे ट्रस्ट कर लेते अपने हाँ, कि नहीं बढ़िया बैंक नहीं बंद होगा। हाँ, तो उन्होंने बोला रुचित नहीं, बिकॉज बैंकिंग सेक्टर में कितने गलत काम होते हैं मुझे पता है। बाहर से लोगों को लगता है बहुत अच्छी सेक्टर है, बट मुझे पता है किस तरीके से लोगों का लोन रिकवर करा जाता है, लोगों को गलत स्कीम्स बेची जाती हैं, गलत प्रोमिस करे जाते हैं, रिलेशनशिप मैनेजर्स कैसे मैनिपुलेट करते हैं ना, फोर्सफुली बोल देते हैं कि सर आप प्लीज़ करा लो, प्लीज़ करा लो, मतलब उनको कोई प्रोडक्ट मतलब नहीं, करा लो ना सर एफडी, ले लो क्रेडिट कार्ड। तो कितना गलत तरीके से इंडस्ट्री अनएथिकल काम जो होते हैं वो उन्हें पता है, इस वजह से वो नहीं कर रहे हैं। बट द रियलिटी इज ये हर सेक्टर में होता है, क्या फार्मा में नहीं होता है? सब में जगह होता है, आप हाँ, सीईओ, सब क्या में आपकी इंडस्ट्री में अनएथिकल काम नहीं हाँ, होता? हाँ, हाँ, हर सेक्टर में होता है। तो हम्म, ये इन चीज़ों से नहीं डरना है आपको। बढ़िया कंपनी ढूंढो, बढ़िया कंपनी में इन्वेस्ट करो, और एक चीज़ याद रखना कि टाइम बहुत है, कहीं नहीं जा रहा है ना? अगर आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है कौन सी कंपनी, कोई दिक्कत कोई नहीं, अपन आराम से कर लेंगे। 3 महीने बाद समझ में हाँ, आएगा, 6 हाँ, महीने बाद समझ में आएगा, 1 साल बाद समझ में आएगा। आप देखते रहो ना, आँख कान खुला रखो अपना। मैं नॉर्मल एग्जांपल बताता हूँ, पीले कलर की क्रेन सबको दिखती थी, हर इंसान ने देखी होगी भाई येलो कलर की क्रेज दिखती है। एक कंपनी में नाम नहीं लूंगा, 70% 60% मार्केट शेयर है उस कंपनी के पास। जाके देखो उसका शेयर प्राइस कहाँ से कहाँ पहुंच गया। लोग वाडीलाल की आइसक्रीम खाते हैं, आपने भी खाई होगी, लोग खा के फेंक देते हैं, देखो 5 साल में शेयर प्राइस कहाँ से कहाँ हो गया। तो कोई बहुत बड़ा नहीं है कि आपके पास कोई बहुत बड़ी डिग्री होनी डिग्री चाहिए तभी चाहिए, आप, हाँ। कॉमन सेंस नहीं तो बंदा अच्छा अगर आप इसको मैं स्क्रीनर में बताऊं तो कोई आप अगर ऐसा कुछ दे पाएँ कि ऐसा, अगर हम screener.in पे जो आप करते हैं उसमें अगर कुछ निकाल पाएँ, या हम अपने उसको बता पाएँ कि कुछ ऐसी कोड कि जिसको देखना चाहिए यार, ये तो मुझे देखने हैं यार, ये कुछ कुछ चीज़ें तो मुझे देखनी है, तो कहाँ आप क्या बोलेंगे आप? बहुत सिंपल आपको बताता हूँ, 2 मिनट में बढ़िया स्टॉक निकल जाएगा। एक वेबसाइट है screener.in, उस पे ये क्वेरी डालना जो मैं बोलता जाता हूँ। पहले डालो मार्केट कैप ग्रेटर देन 1000 करोड़, वो सारी कंपनी आएंगी जो ठीक 1000 ठाक करोड़ से साइज ऊपर, की है, हाँ, 700-800 कंपनी बचेंगी। हाँ, उसके बाद आप एंड लगाओ, आप डालो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ग्रेटर देन 15%, है ना? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड से इंपॉर्टेंट कोई रेशियो नहीं है। एंड देन यू कैन ऐड रिटर्न ऑन इक्विटी ग्रेटर देन 15%। अब जिस कंपनी के अंदर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो उसमें आप ग्रोथ चाहोगे कि भाई धीरे धीरे प्रॉफिट ग्रोथ हो, तो आप डाल दो लास्ट 5 ईयर्स के अंदर जो ग्रोथ है सेल्स एंड प्रॉफिट दोनों की अलग अलग रेशियो लगाने पड़े, 10% ज़्यादा की। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि हर चीज़ तो लगा नहीं सकते हो, आपको ईपीएस भी देखनी है, हर चीज़ देखनी है, तो एक होता है पित्रोश्की स्कोर। हाँ, एक इन्वेस्टर थे पित्रोश्की, तो उन्होंने एक रेटिंग बनाई थी कि कंपनी 8 में से कितना स्कोर करती है। तो उसमें हर चीज़ होती है, एसेट रेशियो भी चेक होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी चेक होता है। तो अगर आपने ये रेशियो लगाया तो आपने मतलब कंपनी का पूरा रेट, कच्चा चिट्टा निकाल ओके, दिया। तो आप डाल दो पित्रोश्की स्कोर ग्रेटर देन 6, ओके, मैक्सिमम 9 होता है, 6, 7, 8, 9 आर गुड, गुड कंपनीज। ओके, ओके, पित्रोश्की उसको ग्रेटर देन 9, आप ये लगाओगे आपके सामने 50-100 कंपनीज आ जाएंगी। अब आपका काम है इसमें से बढ़िया धंधा ढूंढना, क्योंकि शेयर प्राइस या फिर परफॉर्मेंस इस बात पे नहीं, सिर्फ फंडामेंटल देख के नहीं होती है जिसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। आपको ये भी देखना पड़ेगा बिजनेस क्या है। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट भी देखना वही, पड़ेगा। अब अगर आप किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे जो सरिया बनाती है, टीएमटी बिजनेस है, वो कंपनी क्या नया कर देगी, या वो कंपनी क्या डिसरप्शन कर देगी मार्केट में आके कि भाई हम कुछ इनोवेशन आप कर ही नहीं करेक्ट, सकते हो, करेक्ट, करेक्ट। है ना? अगर कोई कंपनी जो कपड़ा बनाती है, अब कपड़ा बनाना कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। रॉकेट साइंस तो है नहीं, या तो आपको Right. ब्रांड बहुत बड़ा हो गया, बड़ा, नहीं ब्रांड की हाँ, वजह से मैं मार्जिन में बेचता हूँ, जैसे कुछ कंपनीज है ना मान्यवर मोहे, हाँ, 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 प्रीमियम चार्ज प्रीमियम करते हैं, चार्ज तो वो करते अलग चीज़ है, ब्रांड हाँ, है। अगर आप कपड़ा बना के बेचते हो, आप मोजे बना के बेचते हो, है ना, आपका सिंपल कोई बिजनेस है, लेट्स आप फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, देयर इज नो रॉकेट साइंस। रॉकेट साइंस, तो ऐसे धंधों में इन्वेस्ट नहीं करना है, हम्म, आपको ऐसा बिजनेस ढूंढना है जो आपको लगता है कि आज अच्छा कर रहा है, आगे चल के और ज़्यादा ग्रोथ होगी, इनोवेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंडिया में, अब अगर कोई कंपनी है जो आज की डेट में, लेट से मैं बोलता हूँ यार टीवी मैन्युफैक्चर करती है, असेंबल करती है, उस कंपनी के अंदर इतना पोटेंशियल तो हो सकता है कि आगे चल के वो फोन से मैन्युफैक्चर करे, या आगे चल के वो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर करे, एक इनोवेशन तो कर सकती है, आगे बढ़ तो सकती है। जैसे इंडिया के अंदर कितनी कंपनी है जो फोन्स बना सकती है, 2-4 ही हैं 2-3 लिस्ट, ही हाँ, कंपनीज हाँ, मिलेंगी। हाँ, तो जो कंपनी फोन बना रही है, आप समझ रहे हो वो कंपनी कहाँ पहुंच चुकी है, और वो कंपनी आगे चल के क्या कर सकती है। कल को अगर किसी को इंडियन स्मार्टफोन या कुछ भी लॉन्च होता है, वही कंपनी कर सकती है। हाँ, तो वो आपको देखना पड़ेगा, एंड वही वो कॉमन लॉजिक बिजनेस आपको देखना पड़ेगा, अच्छा लगता है जस्ट गोइंग। और मैं बताता हूँ, मल्टी बैगर इन्वेस्टिंग आप करते टाइम नहीं बता सकते हो कौन सा अच्छा स्टॉक है, कौन सा खराब स्टॉक है। राकेश झुंझुनवाला इज नो मोर, बट अगर उनसे भी आप पूछते कि भाई टाइटन में इन्वेस्ट करते टाइम क्या आपको पता था ये इतना बड़ा बन जाएगा,
तो उन्हें भी नहीं पता था। और टाइटन उनका सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, उन्होंने बहुत सारे स्टॉक्स, आप समझो ना उनका 30 साल का करियर है, कितने स्टॉक हमें नाम याद आते हैं, टाइटन याद आता है, ल्यूपिन याद आता है, टाटा मोटर्स याद आता है, 3 स्टॉक्स में तो नहीं करा होगा 30 साल में। ट्रेडर, और खुद ट्रेडर बोलते हैं हाँ, अपने आप को, ट्रेडर है वो। साल का एक कंपनी तो इन्वेस्ट करते होंगे, नहीं यार ये धंधा बढ़िया है, अच्छा, हाँ, मिनिमम करेक्ट मिनिमम करेक्ट है। तब भी 30 कंपनी में करोगे आप, 3 जानते हो। तो हम्म। वो भी चीज़ है कि भाई हर कंपनी जो आपने भाई, एक जाकिर खान का है, मुझे नहीं पता कि हर पत्थर जो हमने फेंका हाँ उससे फेंका, जरूरी नहीं है जरूरी कि वो आम लगे, टूटे हाँ टूटे, टूटे कुछ टूटे कोशिशें उसको वो करने के लिए, तैयारी के लिए होती है। तैयारी के लिए हाँ होती है। तो आप प्रोसेस फॉलो करो, डिसिप्लिन रखो, रिस्क मैनेजमेंट रखो, हो जाएगा। बस जल्दीबाजी नहीं करनी है ना, धीरे धीरे ही पैसा बनता है। स्टॉक मार्केट में भी बहुत तेज अगर आप बनाने की कोशिश करोगे तो जितना चांसेस ऑफ लूजिंग आर हाई। हाँ, फिर वो आप समझ लो मार्केट में एक ऐसा वॉल है जिसमें अगर आप बहुत तेज आओगे तो जितनी तेज आओगे उतनी तेज बाउंस। एवरी एक्शन इज ऑपोजिट, इक्वल ऑपोजिट तो इक्वेशन। आराम से आना है और तभी आपको एंट्री मिलेगी और फिर आप बढ़िया करोगे। तो देखिए सर, मेरे को रुचित भाई आपसे सीखने को बहुत अच्छा कुछ मिला और बहुत मज़ा भी आया। तो एक बताइए, मल्टी क्लास एसेट्स होते हैं, जैसे क्रिप्टो हो गया, क्रिप्टो भी ऑल टाइम हाई पर है, गोल्ड सिल्वर ऑल टाइम हाई पे है, सिल्वर ऑल टाइम हाई पे है, आप इसमें बिलीव करते हैं? फॉरेक्स ट्रेडिंग अभी बहुत ज़्यादा कॉमन है, चल रही है, लोग करना चाहते हैं, फैसिनेटिंग है। और क्या आप इस पे बिलीव करते हैं, इसमें आप करते हैं ट्रेडिंग, इसमें आपका है? मैं एक एक करके बताता हूँ। अब कुछ चीज़ें हैं जिनका प्राइस अल्टीमेटली इट हैज़ टू गो अप, जैसे उसमें से एक है रियल एस्टेट। अब जगह लिमिटेड है ना, और ज़्यादा बढ़ नहीं सकती है। अब अगर हम मार्स पे चले जाए वो अलग बात है, बट जब तक वो चीज़ नहीं पॉसिबल है हाँ, तब तब तक बढ़ता रहेगा। हाँ। अब ग्रोथ अलग अलग होती है, कहीं पे अगर मेट्रो निकल गई तो ज़्यादा बढ़ गया, कहीं पे नहीं निकला तो कम हो गया, वो अलग अलग चीज़ है। बट रियल एस्टेट ऐसा है जो ऑन एन एवरेज करीब 10% रिटर्न आपको देता है। एज एसेट क्लास बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है, बिकॉज जो भी इंसान, मुझे पता है मेरे दादाजी ने कुछ खरीदा, 10,000 रुपये की ज़मीन खरीदी थी, 50,000 रुपये की खरीदी थी, या फिर उन्हें फ्री में ही मिल गई थी। पहले ऐसे भी होता था, कोई वैल्यू ही नहीं थी यार, उसको ऑपरेट करने का एक्सपेंस था तो लोग फ्री में दे देते, यार ले जाओ यार, आप कर लो। तो आज उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो मुझे लगता है आपको जनरेशनल वेल्थ बनानी है, सिर्फ तरीका है रियल एस्टेट। आपको शायद 1 लाख में से एक बंदा मिले जो बोले मेरे दादाजी ने MRF के शेयर खरीदे थे और आज मेरे पास 20 करोड़ रुपए हैं, 22 करोड़ रुपए हैं। बट आपको 10 में से एक इंसान मिल जाएगा जो बोलेगा मेरे दादाजी ने ज़मीन खरीदी थी और आज वो उतनी 9 गाली दे रहे होंगे दादाजी को, क्यों नहीं खरीदी, हमारे दादाजी ने बेच दी थी। हमारे दादाजी तो है, हमारे दादाजी ने तो ऐसा कर दिया, तो एक रिग्रेट होता है ना, क्योंकि भाई इतनी सस्ती तो क्यों नहीं खरीदी। हाँ, तो रियल एस्टेट बहुत अच्छा, जनरेशनल वेल्थ बनानी है, वो आप खरीदो और आप वो अपनी जनरेशन के लिए कर रहे हो। उसके बाद आता है स्टॉक्स या फिर म्यूचुअल फंड। वो मुझे लगता है दैट इज फॉर योर रिटायरमेंट। अगर आप म्यूचुअल फंड कर रहे हो, आप SIP कर रहे हो, तो वो आपको कुछ पीरियड्स हैं जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ सकती है पैसों की। जैसे एक ज़रूरत शायद आपको पड़ सकती है मे बी फॉर योर मैरिज, बहुत बड़ा एक्सपेंस नहीं है बट फिर भी 5-10 लाख रुपए से नीचे क्या ही होगा। तो वो अगर आपको चाहिए तो आप क्या करो, कहाँ हाथ फैलाओगे वाली बात होती है। अगर आपकी सैलरी लिमिटेड हो तो कैसे करोगे, तो मे बी आप वहाँ पे थोड़ा फंड विड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट कैन बी अपने बच्चों की एजुकेशन। सबसे ज़्यादा काम आएगा आपके रिटायरमेंट में। जब आप रिटायर हो जाओगे और आपको कोई इनकम सोर्स नहीं है, तब आप उस जिसको बोलते हैं ब्याज पे बैठ के खाना है, तो आप वो ब्याज पे खाओगे, आपकी ज़िंदगी वहाँ पे चलेगी। तो मेन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग उसलिए है बिकॉज रियल एस्टेट में क्या होता है कि आप पार्ट में नहीं बेच सकते हो, पूरा बेचना पड़ेगा आपको। 1 करोड़ का 2 करोड़ का ज़मीन है, पूरा बेचो, है ना। स्टॉक्स में क्या है कि आप धीरे धीरे निकालते रह सकते हो। और एक और चीज़ भी, उसमें आपको रेगुलर इनकम नहीं आती है। हाँ, रेगुलर इनकम नहीं आती है। अब अगर रेंटल है तो अलग चीज़ है। हाँ, बट अगर स्टॉक मार्केट में आप चाहो तो 1 लाख रुपए हर महीने आप बेचो, 50,000 HWP से कर तो सकते वो हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद गोल्ड। अब मुझे गोल्ड लगता है कि वो तो एज ए इन्वेस्टमेंट सबके पास होगा ही। मुझे एक भी फैमिली दिखा दो जो बोले कि भैया हमने तो इंडिया में तो कम से कम नहीं है, ना, इंडिया में तो पॉसिबल ही नहीं है। तो गोल्ड, अगर आप सोचो कि अगर आपकी फैमिली है, आपकी मम्मी ने इतना खरीद रखा है कि वो आपको डाइवर्सिफिकेशन आपका वही हो रखा है, या कल को आपकी वाइफ आएंगी तो वो खुद ही इतना डाइवर्सिफिकेशन कर लेंगे, है ना, या आप बोलोगे कि आप मुझे डाइवर्सिफिकेशन नहीं करना। तो और मैं इसको गोल्ड को, मतलब मैं बेसिकली गोल्ड को एसेट मानता ही नहीं हूँ। हाँ, मैं पर्सनली मैं इसका क्या कि अब हम क्या सोचते हैं कि एसेट ऐसी चीज़ है जब हमको जरूरत पड़े तो हम बेचेंगे। आप गोल्ड को कभी बेच ही नहीं सकते हो। घर वाले बोले ऐसे दिन आ गए क्या मैं बेचूं, वो उनका यही थॉट आएगा कि मैं ऐसे बेचूंगी क्या यार, मेरे को ऐसा लगेगा क्या, मतलब वो बेचने नहीं देंगे घर वाले आपको कि यार इसी क्या जरूरत आ गई तेरे को कि गोल्ड बेचना पड़ रहा है। तो वो उसके और उससे क्या इमोशन जुड़ा हुआ है कि यार ये मैं शादी का सोना है,
ये मेरे उसका सोना है, ये मेरे, तो वो मैं इसको एसेट मानता नहीं हूँ हाँ जनरली। हाँ जब तक आप बिस्किट या बिस्किट अगर आप नहीं ले रहे हो या ब्रिक कॉइन्स में नहीं ले रहे हो, तब तक वो एसेट नहीं है, वो तो सिर्फ ऑर्नामेंट्स हो गए, और ऑर्नामेंट्स की तो अलग एक इमोशनल वैल्यू है। तो गोल्ड भी काफ़ी अच्छा है एंड मतलब लास्ट 4-5 सालों में तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा अरे है जबरदस्त। ना। तो मैं यही बोलूँगा कि गोल्ड तो सबको लेना ही पड़ता है ना। कोई इंसान शादी करता है, एक अच्छा खासा गोल्ड आपको देना पड़ता है, लेना पड़ता है, वो आपके पास ही रहता है। इसके अलावा आप रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ तो लेते रहते हो, साल में ये ले लिया वो ले लिया। तो गोल्ड तो आप लेते ही रहते हो, वो तो डाइवर्सिफाई आपको खुद से विलिंगली करने की ज़रूरत नहीं है एज ए इन्वेस्टमेंट। उसके बाद एक नया एसेट आया क्रिप्टो। क्रिप्टो मार्केट ये लोगों को समझ में नहीं आता है। अब देखो क्रिप्टो का मेन मैं बताऊं कि देयर इज नो इंट्रिंसिक वैल्यू। क्रिप्टो एक ऐसा है ना कि पर्दा है, पर्दे के पीछे कुछ नहीं है, खाली है। ब्लॉकचेन या फिर क्रिप्टो जस्ट अ पीस ऑफ कोड है। बट एक बहुत इंटरेस्टिंग बात होती है कि वैल्यू लोग डिसाइड करते हैं, बाय एंड सेलर है डिसाइड ना। करते हैं वैल्यू। ये टी शर्ट है, शर्ट है, इसको शायद कोई ना खरीदे, बट इस पे अगर विराट कोहली साइन कर दे, धोनी साइन कर दे, तो शायद कोई बोले कि 1 लाख में एक खरीद लूंगा, हाँ। है ना। तो लोग डिसाइड करते हैं। अब अगर कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि भाई ये पीस ऑफ कोड है, मैं इस पीस ऑफ कोड के $1 लाख देने के लिए रेडी हूँ, तो उसका प्राइस $1 लाख हो गया। और वो एसेट तब तक इंटैक्ट रहेगा जब तक देयर आर पीपल हु विल बिलीव कि हाँ ये है वैल्यूबल, तो उसकी वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। ऐसा गोल्ड भी अगर आप देखो तो गोल्ड का ऐसा नहीं है कुछ काम होता है कि आपको ज़िंदगी में कहीं लगेगा कि नहीं यार आज तो गोल्ड का माला बना के पहनते हैं या थोड़ा यूज़ कर, कुछ यूज़ किया नहीं है, बट लोग मानते हैं गोल्ड इज़ वैल्यूबल, तो गोल्ड वैल्यूबल है। तो जब तक लोग मानते रहेंगे क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू है तब तक होती रहेगी। शेयर्स में ऐसा नहीं है, शेयर्स हैव इंट्रिंसिक वैल्यू। अगर आपने किसी कंपनी का एक शेयर खरीदा है तो आप उसके डिविडेंड के हिस्सेदार हो। एसेट के हाँ हिस्सेदार हो आप, उसके हाँ, लायबिलिटी के वो हिस्सेदार धंधा हो। करती है, वो हाँ। साल का 50,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू करती है, तो वहां पे इंट्रिंसिक वैल्यू है। क्रिप्टो में कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। बट मुझे ये लगता है कि रिग्रेट बहुत बड़ी चीज होती है। अगर 10 साल बाद 20 साल बाद आपके बच्चे आपको बोलें कि पापा आपने, जैसे अपन दादाजी की बात कर रहे हैं कि हाँ दादाजी ने हमारे बेच दिए। हाँ 10 में से मतलब जो होता है ना, दादाजी को बोलते हैं यार दादाजी ने क्यों नहीं खरीदी थी जमीन, आज हाईवे निकल गया, हमें जॉब थोड़ी करनी पड़ती। हाँ। तो कल को आपके बच्चे ना बोलेंगे यार अगर हमारे पापा ने क्रिप्टो खरीद लिया होता तो आज हमारे पास इतना पैसा होता। मैं बोलूंगा भाई कुछ अमाउंट डाल दो, है ना, ताकि ये रिग्रेट वाली चीज़ ना हो। मैंने भी इसीलिए इन्वेस्ट करा था। मैंने सोचा क्रिप्टो 2 चीज़ें होंगी, या तो मैं जो डालूंगा वो 100 गुना, या तो मैं जो डालूंगा 0। अगर 0 हो गया तो कोई बात नहीं, उतने अमाउंट डालता हूँ। बट अगर 100 गुना हो गया तो मज़ा आ जाएगा। अब मैंने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करे थे क्रिप्टो के अंदर 2022 में, सोच के या तो 0 या तो 100 गुना, अभी वो 7 लाख रुपए हो गए। चलता रहा, इट हैज़ पोटेंशियल कि भाई वो 1 करोड़ भी हो जाए। तो मैंने बोला ना 1 का 100 हो सकता है 5 साल लगे, हो सकता है 10 साल लगे, उसमें कोई नहीं है। बट एज अ इन्वेस्टमेंट मुझे लगता है बिटकॉइन में, क्रिप्टो में होना चाहिए। वो जो मीम कॉइन होते हैं उनसे दूर रहो। अभी क्या क्रिप्टो में स्कैम्स बहुत होते हैं। अब दिक्कत क्या है, क्रिप्टो किसी को समझ में नहीं आता। तो अगर किसी भी बोले भाई क्रिप्टो है तो उसे ये तो लगता है कि हाँ कुछ है, पैसा बनता है, सुना हुआ है इसने कि हाँ भाई पैसा बनता है। अब बहुत सारे फेक कॉइन्स लॉन्च हो जाते हैं, लोग वेबसाइट डाल देते हैं और उसपे कोई, अभी मैं मनी एक्सपो गया था, वहाँ पे एक बंदा था, उन्होंने बोला भैया ये क्रिप्टो है, इसके अंदर मैंने इन्वेस्ट करा। मैंने कहा ये लिस्टेड है बाइनेंस पे या किसी प्लेटफॉर्म पे? नहीं लिस्टेड नहीं, इनकी खुद की वेबसाइट है। मैंने बोला कैसे पैसा बनेगा? उन्होंने बोला देखो लिखा हुआ है ना। मैंने कहा सर कोई स्टैम्प पेपर पे थोड़ी लिखा हुआ है। वो निकाल देगा वो मैंने कहा ये तो वेबसाइट पे है ना, हाँ। आप डाल दो कि भाई 1000 गुना हो जाएगा। हाँ। मैंने कहा ये कोई गारंटी थोड़ी हुई। और आप ये क्या खरीद रहे हो? तो आपको अच्छे अच्छे कॉइन्स खरीदने हैं। सही बात है। आप बिटकॉइन खरीदो, इथीरियम खरीदो, सोलाना, मैटिक, 4-5-6 कॉइन्स बढ़िया बढ़िया है। एक तो आप बिटकॉइन जरूर खरीद लो, कुछ नहीं तो वो खरीद लो, क्योंकि आप समझो डिजिटल गोल्ड हो गया है। 21 मिलियन बिटकॉइन ही मैक्सिमम बन सकते हैं। गोल्ड भी चलो फिर भी 1% सप्लाई बढ़ती है हर साल, उसकी सप्लाई बढ़नी नहीं है। तो वो एक वैल्यूबल एसेट है और मुझे लगता है होने भी वाला है। मैं भी बोलता हूँ कि यार हर किसी चीज़ को ना, क्यों किसी चीज़ पे ओपिनियन हो आपका सॉलिड। मैं तो किसी चीज़ पे मेरा सॉलिड ओपिनियन नहीं होता है। मैं ना क्रिप्टो को स्कैम मानता हूँ, ना मैं बोलता हूँ भाई क्रिप्टो 100 गुना हो जाएगा। मैंने डाल दिया है, अगर स्कैम हो गया तब भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, 100 गुना हो गया तब मेरे ठीक है, मतलब हाँ अच्छा it पैसा was बन जाएगा, है ना। great, हाँ। तो वो आप फ्लूइड रखो ना खुद को कि भाई इतना क्यों, कि भाई कुछ लोग हैं जो क्रिप्टो करते हैं, सब कुछ क्रिप्टो में डाल देते हैं, वो बर्बाद होते हुए देखे मैंने लोगों को। कुछ लोग हैं जो इतना सॉलिड है भाई उनका इक्विटी का, कि वो अपनी नेटवर्थ का 1% भी उसमें डालने के लिए रेडी ही नहीं है। फिर तो ईगो वाली चीज होगी ना। सही बात है।
क्या हो जाएगा भाई, 1% 2% डाल दो, हाँ, रिस्क लेने में क्या हो जाएगा, क्या हो ज़्यादा जाएगा, है ना? सही बात है। फेल भी हो गया तो यही समझ लेना मैंने तो बोला था, हाँ, बट हाँ, चल गया तो क्या? सही बात तो है। इन्वेस्टमेंट करना चाहिए सबको, मुझे लगता है क्रिप्टो में कुछ नहीं तो भाई जितना भी आपकी कैपेसिटी में हो सकता थोड़ा है बहुत तो हाँ, मतलब थोड़ा बहुत डालो हाँ, और उसे छोड़ दो, भूल जाओ। मैं भूला ही था, 2022 में मैंने इन्वेस्ट करा क्रिप्टो में, फिर वो नीचे गिर गया, तो मैंने कुछ 1,70,000 80,000 इन्वेस्ट करे थे, वो डॉलर में आता है तो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, बट इतना था, और फिर वो 2-3 महीने बाद करीब 1,30 हो गया गिर के। और आईफोन में क्या होता है, जो ऐप आप यूज़ ना करो बहुत टाइम तक वो अपने आप डिड भी हो जाती है। अनइंस्टॉल हो जाता है, तो वो मेरा अपने आप धीरे धीरे अनइंस्टॉल हो गया, क्योंकि देखना दर्द होता है भाई क्यों खोले। फिर ये 2024 आया जब एकदम से मार्केट बढ़ा, मैंने कहा ओहो, देखूँ फिर अब तो मैंने देखूँ। इंस्टॉल करा, मैंने लॉग इन करा, फिर मैंने देखा वो हो गया 4.5-5 लाख रुपए। मैंने कहा अब आया है मजा मज़ा है ना? तो आप ये करो भाई, क्रिप्टो में करो और भूल जाओ, है हाँ, ना? तो ये ज्यादा इम्पोर्टेंट, रोज रोज याद रखोगे तो मजा नहीं आएगा मज़ा नहीं आपको। आएगा। तो बहुत ही अच्छा लगा हमें रोचित भाई से सीख के और उनको समझने में। उनसे हमने बहुत कुछ सीखा, हमने समझा कि कैसे आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, कैसे आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में आप पैसा बना सकते हैं। उन्होंने एक अच्छी चीज़ बताई कि मल्टीबैगर्स कैसे स्टॉक ढूँढें, जो कि उनका नीश भी रहा है, और हम कैसे ग्रो कर सकते हैं मल्टी एसेट क्लास में। ऐसे 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 ही वीडियोज़ के लिए, ऐसे पॉडकास्ट के लिए आप मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम ऐसे और ट्राई करेंगे, अच्छे-अच्छे वीडियोज़ लेके आएँ, आपके लिए कंटेंट लेके आएँ, कुछ ग्रो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।